नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी आ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आप सभी का। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है रोजाना, वो एक बड़ी खबर तो बनी ही हुई है। इस पर बहुत सारी रिएक्शंस भी हैं, कुछ नई तस्वीरें भी हमारे पास हैं। और मोहन भागवत जो संघ प्रमुख हैं, जो कोलकाता प्रवास पर है, और उन्होंने बांग्लादेश पर खुलकर बात की है। तो समझना चाहिए कि उन्होंने क्या हल बताया बांग्लादेश में, खासतौर पर जो हिंदुओं के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। तो आपको पहले बताते हैं कि जो सबसे बड़ा मुद्दा वहां उठा, कैसे एक झूठे आरोप में ईश निंदा के एक युवा हिंदू फैक्ट्री में काम करने वाले सामान्य घर के लड़के को फैक्ट्री से खींचकर निकालकर मार डाला गया। और यह भी पता चला कि वो पहले उसको पुलिस के हवाले किया गया था, फिर पुलिस ने ही उसको हैंडओवर कर दिया भीड़ के। तो बांग्लादेश की बात, जहां कट्टरपंथी पूरी तरीके से सड़कों पर काबिज हैं, और जैसी तस्वीरें बांग्लादेश से आ रही हैं, वो वहां रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए बहुत ज्यादा डराने वाली हैं। उनकी जिंदगी पर खतरा है सीधे सीधे। अब एक तस्वीर आपको मैं इस वक्त दिखा रहा हूं, ये जो दीपू चंद्र दास नाम की जिस लड़के की हत्या की गई, और ऐसी निर्मम बेरहमी से हत्या की गई, इसको कैसे इसकी फैक्ट्री से निकाला गया था, ये तस्वीरें आप अगर देखें एक बार तो रूह कांप जाएगी आपकी। और जो तस्लीमा नसरीन बांग्लादेशी लेखिका भारत में कोलकाता में ही रहती हैं, और उनको भी ऐसी जिहादी तत्वों के खतरे की वजह से ही यहाँ शरण लेनी पड़ी थी। उन्होंने एक बात बताई, उन्होंने बताया कि इसमें कितने स्तर पर आप समझिए तो इसकी जान के दुश्मन सब पड़ गए थे, पुलिस, सरकार, तंत्र, सब। सबसे पहले ये भीड़ यहां जब इकट्ठा होती है तो इस फैक्ट्री का जो मैनेजर है वो बजाय पुलिस को कॉल करने के गेट खोल देता है और भीड़ को अंदर आने देता है। भीड़ आ जाती है। अब ऑब्वियसली जब सड़क पर इतना मॉब चल रहा होगा तो पुलिस को कहीं तो पता चला ही होगा, तो कुछ पुलिस वाले आए, उस लड़के को पुलिस अपने साथ ले गई, यह भी पता चला। तस्वीरें थाने के अंदर दीपू चंद्र दास की। फिर वो भीड़ के हाथ में कैसे चढ़ गया, पुलिस वालों ने खुद उसे भीड़ के हवाले कर दिया, तो पुलिस वालों को भी जान का डर होगा। हालांकि अब वहां पर पुलिस का भी यह स्टेटमेंट आ चुका है कि दीपू चंद्र दास पर जो ईश निंदा का आरोप लगाया गया, हमें उसका कोई प्रमाण नहीं मिला। मतलब फैक्ट्री में भी उस बात की तस्दीक करने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिला कि इसने ऐसी कोई बात कही थी, और उसने ऐसी कोई बात कही नहीं थी। और ये तो हमने आपको रिपोर्ट में बताया कि उसने केवल इतना कहा था, ईश्वर तो एक ही है और सभी का ईश्वर एक ही है, और ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग अलग अलग हो सकते हैं। इसमें ये तो उसने जो बोला सच ही बोला था। किसी ने अब अपनी निजी उसके साथ कोई रंजिश हो या वाकई किसी को ये बात ईश निंदा लगी हो, जो भी हो, खैर इस युवक की हत्या कर दी गई। तो ये तस्वीर मैं आपको पहले इसलिए दिखाना चाह रहा था क्योंकि अब संघ प्रमुख की बात आपको सुननी चाहिए। संघ प्रमुख से कोलकाता में पूछा गया कि जो वहां हुआ दीपू चंद्र दास के साथ, जो वहां पर हिंदुओं के हालात हैं, इसका क्या हल, क्या है, क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखें, अब जो हो रहा है वाकई इसके लिए कुछ करना तो चाहिए, लेकिन हम एक अलग देश हैं, वो एक अलग देश है, और सरकार भी जो कुछ करना चाहती होगी कर ही रही होगी। कुछ चीजें बताई जाती हैं, कुछ चीजें बताई नहीं जाती, तो सरकार भी अपने प्रयास कर रही होगी। लेकिन भारत और दुनिया भर के हिंदू अपने स्तर पर मर्यादा में रहते हुए बांग्लादेश के हिंदुओं की जितनी मदद कर सकें, जैसे भी करनी चाहिए, करें। और दूसरा, उन्होंने बांग्लादेश के हिंदुओं को भी एक संदेश दिया, सुनिए। वहां माइनॉरिटी है एकदम, वहां जरा कठिन है, फिर भी जो मैक्सिमम बचाव हो सकता है उसके लिए वहां के हिंदू को इकट्ठा रहना पड़ेगा, और दुनिया भर के हिंदुओं को अपनी मर्यादा में रहकर उनकी कितनी मदद कर सकते हैं, जो और जितनी कर सकते हैं उतनी सब करनी पड़ेगी, हमको भी करनी पड़ेगी, और हम तो वो कर रहे हैं। बाकी हिंदुओं का एक ही देश है, भारत देश, तो भारत की सरकार को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। कुछ कर भी रहे होंगे, कुछ बातें बताई जाती है, कुछ बताई नहीं जा सकती। अब जो वो कह रहे हैं कि अपने स्तर पर मदद करें, और भारत सरकार भी कुछ कर रही होगी, लेकिन क्या किया जा सकता है प्रोफेसर साहब? देखिए, मुझे लगता है लड़ना तो आप ही को पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि भारत के हिंदू जाकर के बांग्लादेश के अंदर लड़ाई कर रहे हैं। और मैं बार बार फिर यहाँ पर एक गांधी को कोट करूँगा, और आप ये मत बोलिएगा कि इतिहास में चले जाते हैं। गांधी ने कहा था, शायद उनको भी एहसास होगा, एवरेज मुस्लिम इज़ ए बुली एंड एवरेज हिंदू इज़ ए कावर्ड। तो मुझे लगता है कि गांधी की इस बात में बहुत बड़ी सच्चाई है। आखिर आप सिमट करके 22% से 7.95% पर आकर के खड़े हो जाते हैं, तो आप कहाँ जाते हैं? भाग करके हिंदुस्तान आ जाते हैं।
भारत का मुसलमान 9.6% से बढ़कर के 17% पर आ जाता है। भारत के अंदर फिर भी सेकुलरिज्म खतरे में होता है। बांग्लादेश के अंदर हिंदू सिमट करके 8% के नजदीक आकर के खड़ा हो जाता है और कहता है हमको ये मार रहे हैं, हमको प्रताड़ित किया जा रहा था। अरे भाई, तो फिर आप अपने लड़ने की अपनी क्षमता क्यों खो दी है? यही तो है। कश्मीर के अंदर 4.5 लाख हिंदुओं को मार करके वहां से भगा दिया गया। आपने देखा कोई हिंदू उठ करके शस्त्र लेकर के खड़ा हुआ क्या? कोई किया क्या? प्रतिकार किया क्या? नहीं किया। भाग करके सारे जगह इधर से उधर। आज क्या हुआ? पूरी कश्मीर घाटी जो है वो खाली हो गई। तो लड़ना आपको पड़ेगा। और दूसरी बात, मैं बार बार एक चीज जो जिक्र कर दूं, जो भारत के अंदर जिहाद की परिभाषा करने वाले देवबंद और बाकी मुसलमान जो आकर के यहाँ पर टेलीविजन के स्टूडियो में बैठ करके कहते हैं कि जिहाद का मतलब जो है वो बुराइयों के खिलाफ संघर्ष है, जिहाद का मतलब जुल्म के खिलाफ, ये उनकी परिभाषा होती है। मैं बार बार हिंदुओं को कहता हूं इस परिभाषा को प्लीज मत मानिए। जिहाद का मतलब सिर्फ और सिर्फ यह है कि काफिरों के खिलाफ जंग, और वो हो रहा है। भारत का कोई भी मुसलमान सड़क पर आकर के विरोध करने के लिए प्रदर्शन किया क्या? गाजा के लिए तो सब प्रदर्शन करे, और वो प्रदर्शन भी क्यों करे? जब देख रहा है कि हिंदुओं को हिंदुओं की चिंता नहीं है। पश्चिम बंगाल का हिंदू समाज सड़कों पर उतरा क्या? भारत का हिंदू समाज सड़कों पर उतरा क्या? जिस दिन भारत का हिंदू समाज सड़कों पर उतर जाता, पश्चिम बंगाल का हिंदू समाज सड़कों पर उतर जाता, बांग्लादेश के में रह रहे हिंदुओं को भी लगता कि नहीं हमारे लिए कोई बोलने वाला है, हमारे लिए लड़ने वाला है, उनमें भी उत्तेजना आती, उनमें भी एक लगता कि नहीं हमारे लिए कोई खड़ा। और एक बात और, दुनिया में किसी भी आपने गोरे देश वाले को बोला देखा क्या? क्यों कहा नहीं कि खराब हो रहा है? वहां पर बहुत गलत। एक गोरा मरता है भारत के अंदर या किसी अन्य प्रदेश, ये सारे गोरे चिट्ठे वाले देश जो है, जिसे मैं क्रिश्चियन कंट्री कहता हूं, ठीक कहा। पहले हम यहां से कुछ हम तो करें, लेकिन करें क्या? सरकार को अपने रिश्ते देखने, दो देशों के संबंधों की बात है, और वो वहां अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, वो तो मतलब इस हद तक एक्सट्रीम पहुंच चुके हैं बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार का एंटी इंडिया सेंटिमेंट। अभी तस्वीर आपको दिखाता हूं मैं थोड़ी देर में। यहां 20 लोग उनके हाई कमीशन के बाहर इसकी हत्या, दीपू चंद्र दास की हत्या के विरोध में प्रदर्शन करने रात के वक्त 20 लोग चले गए। अरे वहां तो जितने आपके कॉन्सुलेट हैं, जितने वीजा सेंटर हैं, बंद करने पड़ गए। इतनी भीड़, लाखों की भीड़ वहां पर जो थी, और उसके बाद उनकी चिट्ठी में जो उन्होंने लिखा है वो आपको दिखाऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन मोहन जी की बात का मतलब क्या है? वो क्या आह्वान कर रहे हैं कि भारत के हिंदू क्या करें, दुनिया के हिंदू क्या करें, भारत सरकार क्या करे? देखिए मोहन जी बहुत स्पष्ट है, भागने वाला समाज भागता ही रहता है, उसके लिए दुनिया में कोई स्थान नहीं, कोई भी स्थान नहीं। जो लड़ेगा वो टिकेगा, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं। और मोहन जी ये कतई नहीं कह रहे हैं कि हम जाकर कोई लड़ाई लड़ें, लेकिन मोहन जी ये कह रहे हैं कि अपनी जमीन तो बचानी पड़ेगी, और बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सरकार को क्या करना है? सरकार को डिप्लोमेटिक फोरम्स पर जितने तरह के प्रेशर होते हैं वो डालना है, अपने जितने बयान हैं उसमें इसका जिक्र करना है। उनके अपने जो लोग होते हैं, आमतौर पर सरकार को ऐसे समय में कई लोगों को एक्टिवेट करते हैं, वो बांग्लादेश की इस नीच बर्बर पाशविक घटनाक्रम को अच्छे से दुनिया के सामने रखें और वो दबाव बनाएं कि आखिर क्या कुछ हो रहा है। पहली बार जो कहते हैं, कई बार हम सोशल मीडिया को लेकर, मल्टीनेशनल कंपनीज को लेकर बात करते हैं, तो हम उन गोरों के जो कहें कि वो जैसे हमें उपयोग करने की कोशिश कर, अब हम भी उनको कर लेते हैं। अभी एक्स पर यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन से वो जो उस्मान हादी है, उसकी हत्या पर बड़ी चिंता प्रकट की गई। जवाब में आ गया, जो रीडर्स कॉन्टेक्स्ट होता है उसने बताया कि भैया हादी कौन था? हादी एक्सट्रीमिस्ट था, हादी टेररिस्ट अभी तक नहीं था, लेकिन टेररिस्ट जैसी बातें करने लगा था। हादी वो था जो भारत के विरोध में, भारत की संप्रभुता के खिलाफ खड़ा था। हादी वो था जो बांग्लादेश में हिंदुओं को पूरी तरह से मिटा देना चाहता था। हादी वो था जिसके लिए वही वाला जो ईरान में खलीफा, तुर्की में खलीफा, थोड़ा बहुत पाकिस्तान भी बीच बीच में मन उठता है, या दुनिया में जो भी खलीफा वाला है उसको करने की कोशिश है। और भारत के भीतर कम से कम पश्चिम बंगाल से तो हिंदुओं को यह शुरुआत करनी ही चाहिए, इसका प्रतिकार इतना तेज हो कि लोगों को सुनाई दे। हमारे भीतर वो घुसकर बैठे हैं, हम उनको पहचानने में भी नहीं, उसके राह में भी बाधा हो जाती है। बड़ी दुख की बात क्या भी आपने, क्योंकि सोशल मीडिया की बात की कि ये सारी बातें, हम मीडिया का भी काम है, सोशल मीडिया के जरिए लोग इसको दुनिया भर में उठाएं ताकि दबाव बने बांग्लादेश की सरकार पर। वहां पर जो ये तत्व हैं वो किसी दबाव में है क्या? बिल्कुल नहीं।
मैंने एक वीडियो देखा जो अब एक लड़का जो उस भीड़ का हिस्सा था जिसने इसको मारा, लड़के को, हिंदू लड़के को, और इसको जलाया पेड़ से बांध के, वो फेसबुक पे वीडियो बना रहा था और वीडियो बना के कह रहा था कि हमने एक गुस्ताखी नबी करने वाले को पहुंचा दिया ऊपर। फिर वो कहता है कि मैं बहुत खुल के नहीं बोलूंगा क्योंकि फेसबुक पे हूं तो पॉलिसी कुछ होती है, कहीं मैं बैन ना हो जाऊं। लेकिन वो तो मजे से वो क्लेम कर रहा है, आनंद ले रहा था इस बात पर कि हमने तो पहुंचा दिया उसको ऊपर। भाई वो दीन का काम कर रहा अब आप अगला ये बयान आप देखिए। अभी आपने हादी की बात की, उस्मान हादी की हत्या के बाद ही तो ये सब कुछ शुरू हुआ, जो वहां पर एंटी इंडिया यूथ लीडर था। अब उसकी बहन की बात आप सुनिए, इससे हादी की सोच पता लगती है। अब उन्होंने कहा जो भारत के साथ है हमारा मामला, ये जो संघर्ष है, ये तो 200 साल से लड़ रहे हैं हम। कौन से 200 साल? बना कर 50 साल तुम्हें हुए, पैदा हुए, बने हुए, और आप कह रहे हो कि तो 200 साल से हम लड़ रहे हैं। नहीं। और सुनिए सर, कौन से तो 200 की कौन सी परिभाषा में फिट बैठता, आप बता दीजिएगा, सुन लेते हैं। और वो कह रही है ये तो धर्म युद्ध है। बिल्कुल ठीक बोला। ভারতের যারাই চাপতে চায় ভারতকে, আমাদের এই লড়াই কিন্তু আজকের না, এই লড়াই আমাদের 200 বছরের লড়াই। তবে তোমরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে না। ভারত আর আওয়ামী লীগ চাইতেছে নির্বাচন বানচাল করতে হবে। নির্বাচন কোনোভাবেই বানচাল করতে দেওয়া যাবে না, সন্ত্রাসীদেরকে ক্ষমতায় আসতে দেওয়া যাবে না, সে যে দলের হোক, যে নামের হোক। আমাদের একটাই কথা, ইনসাফের বাংলাদেশ হইতে হবে। আমরা কোন রাষ্ট্রের তাবেদারিতে থাকতে চাই না, আমরা মেরুদণ্ড সোজা করে বাঁচতে চাই। और उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश की सरकार क्या कर रही है? अब उनके मुखिया मोहम्मद यूनुस ने एक नई बात करी। ढाका यूनिवर्सिटी में जो इनके देश को बनाने वाले, इनकी फ्रीडम फाइट को लीड करने वाले शेख मुजीबुर रहमान थे, उनके नाम पर एक हॉल था। उसका शेख मुजीब हॉल का नाम बदल के शहीद शरीफ उस्मान हादी हॉल कर दिया गया। मतलब ये मैं आज किसे कह रहा था, ये ऐसे है जैसे आप भारत में, जैसे अभी हमारे यहाँ तो एक योजना से गांधी जी का नाम निकला, उनकी जगह राम जी का ही नाम आया, तो भी इतना विवाद है। यहां तो ऐसे हो गया कि जैसे कोई जेएनयू के किसी नेता का नाम लगा दिया जाए महात्मा गांधी की जगह पर, ये कुछ ऐसा ही था। जैसे हिडमा का नाम लगा दिया जाए महात्मा गांधी की जगह पर। हाँ, तो वो लेकिन वहां हो रहा है, वो मजे से हो रहा है। अच्छा, दूसरा अब इसकी जो दीपू चंद्र दास की हत्या पर इनके जो फॉरेन मिनिस्ट्री के एडवाइजर है, वहां सारे एडवाइजर हैं, मंत्री कोई नहीं है। उनका रिएक्शन आया कि भारत ने साफ आपत्ति जताई है, अल्पसंख्यक खतरे में है वहां पर। तो उनका जवाब ये था कि ऐसी घटनाएं पूरे साउथ एशिया में, दक्षिण साउथ एशिया में होती हैं, हर देश में होती हैं, और हमें नसीहत देने की बजाय अच्छा होगा कि लोग अपने घर को संभालें। ये उनका इस हत्या पे जवाब था। सर ठीक है, इस जवाब में मतलब ये तो ऐसा जवाब है कि कोई भी आदमी अपने बचने के लिए दे सकता है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि जो बात हमने कही, सरसंघचालक जो बात कह रहे हैं, और अभी अपने यहाँ भी बात हुई कि भाई और लोग नहीं बोल रहे हैं, क्या हिंदू बोल रहे हैं? जो संगठन अपने आप को हिंदुओं का संगठन बताता है, जिसके लिए मैं बार बार कहता हूँ कि कभी कोई आंदोलन उस तरह से नहीं करते, क्या वो देश भर में, दुनिया भर में उनके संगठन, संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस, लोग हैं, उनको कहा कि खड़े हो जाएं? खड़े होने का मतलब कम से कम विरोध के तौर पर अपने अपने एम्बेसी में, अपने अपने देश में, अपने अपने इलाकों में इस बात का विरोध जताएं। एक सामान्य तरीके से भी कोई प्रदर्शन करके तलवार लेकर चलने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई काम कर रहा है इस पर, भारत सरकार अपना काम कर रही है, इस पर हम लोग बार बार ही चर्चा कर रहे हैं कि भारत सरकार को इसमें दखल देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। डिप्लोमेटिक प्रेशर में केवल बांग्लादेश सरकार को लिखने से काम नहीं चलेगा ना, पूरी दुनिया भर में भी इसके खिलाफ एक डिप्लोमेटिक प्रेशर तैयार किया जा सकता है कि किस तरह से बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं को लेकर, माइनॉरिटी को लेकर। तो जब तक ये काम नहीं होगा, और देश भर में भी कौन से हिंदू इकट्ठे होकर विरोध जताने आए, सहमत हूं आपसे, तो फिर किसी दूसरे पर क्या उम्मीद आप कर रहे हैं कि गोरे करेंगे कि काले करेंगे कि क्रिश्चियन करेंगे? बताइए, जिसको करना है वो कर रहा है क्या? इसका प्रतिकार देखिए, मोहन भागवत जी ने बहुत अच्छा कहा। अगर मोहन भागवत जी ने भी कलकत्ता में अपने 3 दिवसीय मोहन जी का जो बौद्धिक चल रहा है, जो अभी दिल्ली में हुआ था, अभी उसके बाद कर्नाटका में हुआ, और अभी बंगाल के अंदर है, तो 3 दिन का ये मोदी संघ प्रमुख का बौद्धिक सबको सुनना चाहिए। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा, जब उनसे पूछा गया कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि भाई बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, उसके साथ हिंदुओं को खड़ा रहना चाहिए और वहां के लोगों को ही खड़ा होना पड़ेगा।
भारत के हिंदू उनके साथ यहाँ पर उनका साथ दे सकते हैं, लेकिन वहां के हिंदू जब तक इकट्ठे नहीं होंगे वह अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते। और उन्होंने दुनिया के हिंदुओं से आह्वान किया है कि वह अपने तरीके से मर्यादा में रहते हुए, अपने देश के कानून में रहते हुए जितनी बांग्लादेश की मदद हो, जिस तरीके से बांग्लादेश की हिंदुओं की मदद कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए। अब संघ का काम करने का तरीका ऐसा, अगर ये उम्मीद की जाए कि भाई संघ बांग्लादेश दूतावास के सामने विरोध करने प्रदर्शन चले जाए, संघ ज्ञापन लेके प्रधानमंत्री से मिलने चले जाए, तो संघ की ये वर्किंग नहीं है। तो संघ से ये उम्मीद करना बेमानी है कि संघ इस तरीके से करेगा। संघ के लिए जो किसके लिए खड़ा है? नहीं, संघ इसीलिए खड़ा है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। संघ तो भाई 1925 से बना है, हिंदुओं को संगठित करने के लिए बना है। हिंदुओं को संगठित करते करते आज संघ को 100 साल हो गए। आज हिंदुस्तान के हर गांव में संघ की शाखाएं लग रही है, तो हिंदुओं को संगठित कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संघ हर जगह विरोध प्रदर्शन करने, धरना प्रदर्शन करने चला सर, जाए। एक खबर आ रही है बांग्लादेश से, एक मिनट सर समझिए, बांग्लादेश में एक और हत्या हुई है और इसका भी असर आपको सड़कों पर देखने को मिल सकता है। एक एनसीपी के नेता, ये छात्र परिषद है मेरे ख्याल से, हाँ, वाकई। जो छात्र परिषद जो आंदोलन से निकली पार्टी है, उसके एक नेता मोतलेब सिकदर को गोली मार दी गई और वो गंभीर हालत में अस्पताल में है। अब आप नए सिरे से हंगामे के लिए तैयार रही है बांग्लादेश के अंदर। ये छात्र परिषद जो जिन तथाकथित छात्रों ने पिछले साल तख्ता पलट किया शेख हसीना का, जो आंदोलन किया, उससे निकलकर एक बनी एक पार्टी थी। ये चुनाव में भी जा रही है इस साल, अगले साल फरवरी में। अब उसके एक नेता को जो है वो गोली मार दी गई है। अब इसके बाद फिर से हिंसा का एक दौर चलेगा, इसमें अब कोई शक दिखाई नहीं दे रहा कि ये होना ही है। और मैं आपसे कह रहा था, वो तस्वीर आपको दिखाता हूं जरा, दोनों जगह पर क्या अंतर है। यहां बांग्लादेश का हाई कमीशन और वहां भारत का हाई कमीशन। यहां दीपू चंद्र दास की हत्या के विरोध में 20 लोग पहुंचे। वो तस्वीर है, ये देखिए, ये चल रही जो तस्वीर, ये तस्वीर रात का समय, 20 लोग भी नहीं है, देखेंगे आप। एक पोस्टर लेकर के चले गए, आवाज तक नहीं आ रही थी इनकी। ये जो आप बात कर रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं, चलिए मैं तो फिर भी इन 20 लोगों की तारीफ फिर भी हिम्मत है सर, इन्होंने कोशिश तो की, 20 लोगों ने। इनको रोका हमारी पुलिस नहीं कि नहीं साहब, और इनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई हाई कमीशन की। वहां भारत का हाई कमीशन, भारत के कॉन्सुलेट, भारत के वीजा सेंटर, भारत के डेप्यूटी हाई कमिश्नर मेरे ख्याल से, उनके घर पे पथराव। लाखों लोगों ने चढ़ाई करने की कोशिश की, कहा एम्बेसी बंद करो, भारत का हाई कमीशन बंद कराएंगे हम। 4 शहरों में बंद हो गई सर। और उसकी तुलना उनका फॉरेन ऑफिस कर रहा है। उसने शिकायत की भारत के हाई कमिश्नर को बुला के कि बड़ा खराब हुआ, आपके यहां पर प्रदर्शन हुआ हमारे खिलाफ। ये 20 लोगों के लिए बोल रहा है और तुलना कर रहा है। और हम जब भारत ने जवाब दिया कि साहब परेशान तो हमारे लोग हैं वहां पे, तो उनका जवाब आया कि ये तो भारत सरकार ने जो है इसको बहुत हल्के में लिया है, इस बात को, ये इतनी छोटी बात नहीं है कि 20 लोग पहुंच गए हमारे हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन करने के लिए। कमाल के मतलब। सौरभ सठम साठ्यम समाचरित। मैं बार बार कहता हूं, जो समाज है, जिस समाज को आप दिखा रहे हैं, वो संवाद की भाषा नहीं जानता है। वो कर रहा है, वो जानता है उसे क्या करना है। हम कंफ्यूज हैं कि हमें क्या करना है जी। और बार बार विजय जी कह रहे हैं, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उठ करके खड़ा होता है तब तो आप कहते हैं कि आप हिंदुओं के क्या प्रतिनिधि हैं क्या? बाकी इस देश में और भी संगठन है ना, बाकी साधु समाज भी है, जो खड़े हैं, जो अपने आप को प्रतिनिधि बनाते हैं, वो तो खड़े हो। वो खड़े हैं। आज जो थोड़ा बहुत ये हो रहा है, बौद्धिक का जवाब है कि आप जो कुछ आज थोड़ा बहुत हो रहा है वो वही कर रहे हैं। कई साधु सन्यासी आकर के इस पर बोल रहे हैं। सर मुझे एक बात बताइए। मैं आपकी बात से आप खुश हैं, इससे बहुत अच्छा लगा मुझे। सर पिछले साल शेख हसीना के भारत आने के बाद से हिंदुओं पर हमले हुए, मंदिरों में हमले हुए, दुर्गा पंडालों में हमले हुए, दुर्गा पंडालों में इस्लामी तराने गाए गए। ये हुआ कि नहीं हुआ? फिर अब ये हत्याएं हो रही हैं, आपके हाई कमीशन के टारगेटेड है, आपके डिप्लोमेट वहां पे। मुझे ये रुक पाए क्या? ये रुका क्या? मैंने क्या कहा, जब उनसे आप सद्भाव, शांति और डायलॉग की बात करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अरे तो ये नसीहत किसके लिए है? यही तो पूछ रहे हैं। मैं कह रहा हूं वो बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए और भारत के हिंदुओं के लिए भी है। जमाते इस्लामी सिर्फ वही का है क्या? जमाते इस्लामी यहां नहीं कर रहा है क्या? अच्छा एक सेकंड, आपके तन से जुदा के नारे यहां नहीं लगाए गए क्या? आपके अभी कोलकाता में मोहन जी ना, कोलकाता में मोहन जी, आज हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी लॉन्च की है। इसकी अगली खबर पे आ जाएगी। आज पार्टी बना दी हुमायूं कबीर ने अपनी, वो जो बाबरी मस्जिद बना रहा है, वो उसने आज अपनी नई पार्टी बना दी। अच्छा, मोहन जी से ये भी पूछा गया कि ये बाबरी मस्जिद बन रही है साहब यहां पर, तो उन्होंने कहा देखिए ना ये हिंदुओं के हक के लिए अच्छा है, ना मुसलमानों के लिए अच्छा है। अब मुझे इस जवाब से मैं कहता हूं कि भाई और थोड़ा कड़ा जवाब आता। मुझे तो ऐसी उम्मीद थी उनसे कि आएगा, ये क्या हो रहा है, ये क्यों होने दिया जा रहा है।
अब उन्होंने एक दार्शनिक जैसी बात की कि ये तो अच्छा नहीं है। चलिए साहब, फिर उनसे पूछा गया कि इलेक्शन में क्या होगा, तो उन्होंने फिर वही बात की जो हर बार संघ कहता ही है कि भाई चुनाव में क्या होगा ये देखना मेरा काम नहीं है, मेरा काम समाज तैयार करना है, सामाजिक परिवर्तन देखना। हाँ, समाज तैयार करना मेरा काम है। वो जो परिवर्तित समाज हो उसको देखे, उसको राजनीति में किसको लेकर के आना है। बात कही वही उन्होंने, मतलब जो कहना चाह रहे थे, अशोक लेकिन सिंघल जी कहने की का मौत तरीका हो था। चुकी है और दूसरा अशोक सिंघल खड़ा नहीं हुआ। ये देखिए 135 सीटों पर लड़ेगा। इसका नाम बता देते हैं, जनता उन्नयन पार्टी का नाम रखा है हुमायूं कबीर ने। और अब इसके बाद देखिए इस चुनावी लड़ाई में जो है क्या क्या असर पड़ता है इसका, जी त्रिपाठी जी। देखिए, एक तो एक ही इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, एक लाइन की बात है, बाबरी किसी भी कीमत पर भारत के किसी भी हिस्से में नहीं हो सकती, इसमें कोई हिब्बत नहीं होना चाहिए। और संघ प्रमुख कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कमाल की बात यह है कि देश के हर हिस्से के हिंदू मुद्दे को उठाने का काम संघ ही करता है। अभी हम लोग तमिलनाडु में कार्तिकेय दीपम उस स्तंभ पर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहेंगे कि देश भर के हिंदुओं को यहां आकर ये काम करना पड़े। यहां के हिंदू सक्षम है, हमारा काम उस दिन हो जाएगा जिस दिन यहां के हिंदू जाग जाएंगे और वो काम हम करेंगे। लेकिन अगर यहां के हिंदू संगठनों को लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इस मुद्दे को उस तरह से लेना चाहिए तो हम वो हाथ में लेंगे। संघ बहुत स्पष्ट है, संघ को पता है कि इस देश की विरोधी जो ताकतें हैं, अगर हम रोज सड़क पर उतर कर लड़ते रहेंगे तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। और एक तरह का इकोसिस्टम है जिसने इस देश में आजादी के बाद वही किया, किसी की कोई साख नहीं रह गई, कोई सामाजिक संगठन नहीं रह गया। हिंदुओं के नाम पर एक सामाजिक संगठन बताइए, उसकी विश्वसनीयता आप खराब कर देते हैं। आप बजरंग दल के तौर पर भी कोई निकलता है, आज जो लोग कह रहे हैं क्यों नहीं निकल रहे हैं, तो बजरंग दल को दूसरे चश्मे से देखते हैं, विश्व हिंदू परिषद को उसी तरह से। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अच्छे से पता है और वही ये कह रहे हैं ना कि सबको ये आवाज उठानी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा, हिंदुओं को लड़ना पड़ेगा। वो कौन कह रहा है, मोहन जी कह रहे हैं या कोई और कह रहा है? मैं इंतजार कर रहा था बयान आ जाए, सुन ले जरा बाबरी पर क्या बोले मोहन जी। यानी ये होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है कि एक झगड़ा चल रहा था, अंत में कोर्ट के हवाले कर दिया कि भाई आप निर्णय करो। कोर्ट ने बड़ा लंबा समय लगाकर, बहुत ही विचार किया होगा ना, इतना लंबा समय लगाया तो, और एक निर्णय दिया तो वहां राम मंदिर बन गया। तो ये मंदिर मस्जिद वाला झगड़ा वहां समाप्त हो गया, बाबरी मस्जिद। बांग्लादेश की बात हम लोग कर रहे थे, उस पर कुछ बातें अभी और बाकी हैं बताना आपको। एक बयान हिंदू राष्ट्र पर भी कल मोहन भागवत जी ने दिया है, उसकी बात भी करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको दिखाता हूं, यूपी में एक अजीब कंट्रोवर्सी चल रही है, समझनी भी पड़ेगी ये कंट्रोवर्सी। त्रिपाठी जी हमारी मदद करेंगे इसमें। क्या है ये मामला शुरू हुआ था जहरीली कफ सिरप से। आपको मालूम होगा अभी मध्य प्रदेश में बहुत से बच्चों की मौत हुई, वो कफ सिरप बनती रही तमिलनाडु में। अब यूपी के अंदर ये मामला उठ गया कि साहब यूपी में भी बड़े पैमाने पे ये कफ सिरप जो है इसकी तस्करी होती है। अब वो तस्करी कौन करा रहा है, इससे पैसा कौन बना रहा है, इससे क्या आतंकी फंडिंग भी होती है। जी हाँ, ये सब बात भी आई। मैं कहीं चर्चा हुई कि ईडी भी इस मामले की शायद जांच कर रही है, क्योंकि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग, ये सब भी इसके अंदर है। तो अखिलेश जी और योगी जी उलझे हुए हैं इस विवाद पर, इनके बीच चल रही है जुबानी जंग जबरदस्त। हुआ ये कि अखिलेश यादव कहते हैं कि इस सारे तस्करी के पीछे, कोडीन कफ सिरप नाम है इसका, इसके तस्करी के पीछे जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री के करीबी हैं। और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि तस्वीर तो अखिलेश जी की आई है उनके साथ। तो अखिलेश जी ने फोटो आई थी, अखिलेश जी ने कहा भी फोटो तो मेरी मुख्यमंत्री के साथ भी है, इससे क्या मतलब निकलता है, ये कहा उन्होंने। तो ये दोनों के बीच में ये मामला चला, लेकिन मामला है बहुत गंभीर। अच्छा, इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि योगी आदित्यनाथ का ये बयान है कि ये कफ सिरप ना यूपी में बनता है, ना यहां किसी बच्चे की या किसी की मृत्यु हुई, फिर भी विवाद है। चलिए, क्योंकि वो एक जहरीली चीज है, खतरनाक चीज है। अब ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सब जो इसके प्रदर्शन इसको लेकर के कर रहे हैं, वो अब मामला आज असेंबली में पहुंचा तो योगी आदित्यनाथ जी ने आज हिसाब बराबर किया। उन्होंने कहा कि कोडीन के सबसे बड़े होलसेलर को सपा ने लाइसेंस दिया था। फिर आज उन्होंने कहा कि देश में 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में है और एक लखनऊ में है। और जब देश में कोई चर्चा होती है तो देश छोड़कर ये भाग जाते हैं। जैसे ये बयान अखिलेश जी को पता चला, अच्छा अखिलेश जी भी मतलब विटी खूब हैं, तो अखिलेश जी ने कहा कि ये दिल्ली की और लखनऊ की लड़ाई इतनी दूर पहुंच जाएगी ये मुझे नहीं पता था, जब उन्होंने कहा कि लखनऊ में और दिल्ली में बैठते हैं।
अब आपको मैं जो असेंबली में जो हुआ वो मैं आपको सुना रहा हूं। इसका जो सबसे बड़ा होलसेलर, जो बड़े होलसेलर हैं, जिसको सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। जो फोटो रिलीज हो रही है, देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं, और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में, और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। तो घूम फिर करके वही मामला है कि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता या उनसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई व्यक्ति उसकी चपेट में आता है। इलीगल ट्रांजैक्शन भी जो हुआ है वह भी आपकी लोहिया बहाने के एक पदाधिकारी के अकाउंट के माध्यम से हुआ है। एसटीएफ इसकी जांच कर रही है। इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा, और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। उस समय चिल्लाना मत करो। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बुलडोजर भी चलाएंगे, छोड़ेंगे किसी को नहीं, और तब चिल्लाना मत जब चलेगा। क्या कहानी है त्रिपाठी जी, क्योंकि आरोप दोनों तरफ लग रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने सदन में कह दिया है कि कोडीन कफ सिरप से एक भी मौत नहीं हुई, तो जब तक उसकी जांच न हो और कोई दूसरा तथ्य ना आए तो कोई ये नहीं कहेगा कि दूसरी मौत हुई या नहीं हुई। ये मसला खड़ा हुआ जब मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 20-25 बच्चों की जान चली गई थी। मोहन यादव एक्शन में आए और उसमें फिर कई जांच हुई। जब जांच हुई तो उसके तार यूपी से निकले। अब जो शुभम जायसवाल, जो इसमें कई नाम आ रहे हैं, अमित सिंह टाटा, आलोक सिंह जो एसटीएफ का शायद सिपाही था, और उन सब की कुछ की कोठी वोठी भी दिखने लगी है, कुछ जब्ती भी हुई। इन सब के ऊपर बार बार जो समाजवादी पार्टी इतनी आक्रामक हो कहती है कि धनंजय सिंह जो जौनपुर के नेता हैं, जो पूर्व सांसद रहे, उनका सबके ऊपर हाथ है, जो माफिया भी कहलाते हैं, जो जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं। कमाल, अच्छा, धनंजय की पत्नी चूंकि चंद्रकला या चंद्रलेखा, वो जिला पंचायत अध्यक्ष है वहां। अभी जो ये प्रदर्शन देख रहे हैं ना, आप ये देखिए, टोयोटा वेलफायर गाड़ी है। हाँ, वो गाड़ी भी अभी धनंजय ने 3 नई गाड़ियां लाई हैं, तो शायद उसी का वो प्रतीक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इतने आरोप लगे, और कहा जाता है कि धनंजय का इस सरकार को समर्थन प्राप्त है। धनंजय वैसे जेडीयू के हैं, अभी जेडीयू में है। उनकी पिक्चर भी थी एक नीतीश जी के साथ। हाँ, वो जाते रहते हैं, लेकिन कहा जाता है कि इस सरकार में बड़े नजदीकी हैं। लेकिन यहां तक के आगे जो हुआ उस पर कुछ नहीं हो रहा है। और आज योगी आदित्यनाथ जब सदन में कह रहे हैं तो मुझे थोड़ा भरोसा हो रहा है कि कुछ तो होगा। धनंजय और अभय ने बाकायदा मीडिया में इंटरव्यू दिए। दोनों की छवि आपराधिक रही, दोनों गुंडा बदमाश टाइप, दोनों वीडियो में बता रहे हैं कि हमने उसको मरवा दिया था, उसने उसको मरवा दिया था। अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया, किसी को एसटीएफ ने पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जी। तो इस कोडीन कफ सिरप से लेकर यूपी के जो आपराधिक साम्राज्य है उसकी चर्चा खुलेआम हो रही है, और उन लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही। धनंजय ने बकायदा अपना पक्ष रखा, अभय सिंह ने अपना पक्ष रखा। दोनों एक समय में साथ हुआ करते थे लखनऊ विश्वविद्यालय में, फिर दोनों हो गए। गुड्डू मुस्लिम तक की बात है। गुड्डू मुस्लिम तो याद आ गया होगा समीर जी। तो गुड्डू मुस्लिम की भी चर्चा, गुड्डू बमबाज। तो इतना ज्यादा कुछ होने के बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश में, विशेष करके लखनऊ में बहुत जबरदस्त चर्चा है। चलिए, तो ये थी सारी कहानी। आगे अब कल प्रधानमंत्री की रैली हुई असम में, उसमें से एक बात निकली और उसका जवाब कांग्रेस पार्टी की तरफ से आया, तो वो आपको दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने घुसपैठियों की बात लगातार वो कर रहे हैं। असम के डिब्रूगढ़ में वहां भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर घुसपैठियों को लेकर आरोप लगाया। कहा कि कांग्रेस देश विरोधी सोच को आगे बढ़ाती है, असम के जल जंगल जमीन पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाना चाहती है। यह उनका सीधा मतलब इस बार बहुत डायरेक्ट था कि कांग्रेस का हाथ घुसपैठियों के साथ। उनकी बात सुनिए, जवाब आया खड़गे जी की तरफ से, वो सुनाएंगे फिर आपको। ये कांग्रेस अब भी देश विरोधी सोच को आगे बढ़ा रही है। ये लोग असम के जंगल जमीन पर उन बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाना चाहते हैं, जिनसे उनको वोट बैंक मजबूत होता है। आप बर्बाद हो जाए, उनको इनकी परवाह नहीं है, उनको अपनी वोट बैंक मजबूत करनी है।
अब चूंकि बात देशद्रोह तक पहुंच गई थी तो जवाब दिया खड़गे साहब ने कि ऐसी बात करने वाले देशद्रोही हैं, ना कि हम। They are Deshdrohis, we are not Deshdrohis, and we are not defending anybody. In the interest of the country, whatever good we will do, but not supporting terrorists or infiltrates or others. He is blaming just because he failed to prevent them. वैसे प्रधानमंत्री आसाम में बोल रहे थे, आसाम में भी अगले साल इलेक्शन होने हैं, तो बात केवल चुनावी है या नहीं, तो कांग्रेस को कह रहे हैं तो कि देशद्रोह की सीमा तक जा रही है घुसपैठियों को घुसाने में? बात बहुत सरल है और बहुत कॉम्प्लेक्स भी है। देखिए, आईएमडीटी एक्ट जब लाया गया, कांग्रेस पार्टी ने लाया, कांग्रेस पार्टी की केंद्र की सरकार ने आईएमडीटी एक्ट आया, और उसे जब सुप्रीम कोर्ट में लाया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जजमेंट में क्या कहा कि आप आईएमडीटी एक्ट बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करने के लिए नहीं लाया है, आप बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत में बसाने के लिए आपने आईएमडीटी एक्ट लाया है। और सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया। सर्बानंद सोनोवाल कब हीरो बने? इसी कारण तो बने क्योंकि उन्होंने ही आईएमडीटी एक्ट क्या था? आईएमडीटी एक्ट ये था कि जो भी विदेशी माइग्रेंट्स आए हैं उनको डिटेक्ट करके डिपोर्ट करने हैं। उसमें जो क्लॉजेज लगे हुए थे वो क्लॉजेज इतने कॉम्प्लेक्स थे कि उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि 300 साल लग जाएंगे, और ये कह करके सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया। फिर उन्होंने क्या लिया? एक नया दूसरा ट्रिब्यूनल आया बैकडोर से। सवाल यह है कि बांग्लादेश, उन्हीं का तो मंत्री कहता था, एक देवकांत बरुआ हुआ करते थे, वो कहते थे हम अली और कुली के सहारे यहां पर हम शासन करते हैं जी। ये आसाम के बारे में उन्होंने जिक्र किया था। तो जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विमर्श का मुद्दा होना चाहिए। सर, इस पर क्या है? खड़गे साहब ने कहा कि हमने किसको बचाया। उसके बाद कांग्रेस ने एक बड़ा लंबा एक जवाब भेजा, उसको मैं बता देता हूं। उन्होंने लिखा, मणिकम टैगोर जो राज्यसभा सांसद हैं और वो स्पोक्स पर्सन की तरह से भी देखते हैं, उन्होंने लिखा है, देयर वाज नो प्रपोजल टू हैंड ओवर असम टू पाकिस्तान। Assam was a Hindu majority province and was never designated for Pakistan under the partition plan. क्योंकि प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि कांग्रेस तो पार्टीशन के वक्त असम को बांग्लादेश में दे देना चाहती थी। हाँ, तो ये उस पर पूरा उन्होंने जवाब दिया कि पाकिस्तान के पार्टीशन प्लान में असम का कोई बात नहीं। ये मणिकम, मैं थोड़ी राजेंद्र प्रसाद की एक पुस्तक है सर, पार्टीशन ऑफ इंडिया। अपनी बात तो कर लें पूरी। हाँ। मैं कह रहा हूँ, ये टैगोर ने जवाब दिया है प्रधानमंत्री के उस बात का कि भाई इस तरह का प्लान था, और अभी चुनाव हो रहे हैं तो वहां पर ये बात होनी है कि किस तरह से हुआ। बहुत सारी चीजें होती है। एक्चुअली क्या होता है, जो पार्टीशन प्लान है उसमें बहुत सारी चीजें स्मोक में है, बहुत सारी चीजों के मायने हैं, बहुत सारी चीजों के मायने नहीं भी हैं। तो सब चीजों को अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है। वो तो चलिए इतिहास की बात हुई। हाँ। ये तो अभी घुसपैठियों की बात कर रहे हैं ना प्रधानमंत्री। इनको बसाने का काम कांग्रेस ने किया। नहीं, दोनों प्रश्न कर रहे हैं सौरभ जी। एक तो कि आसाम का जिसका जिक्र उन्होंने किया है, ये स्ट्रेट होना चाहिए, वो सी कैटेगरी में था, जिसे पंडित नेहरू ने लगभग हवाला दे दिया था पाकिस्तान को। जिन्ना गांधी जी और वारदोलोई जी के कारण जो है वो बचा रह गया आसाम। इसका जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे हैं। कांग्रेस देश में घुसपैठ के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है क्या, घुसपैठियों के आने के लिए? प्रधानमंत्री मोदी आसाम में गए थे और वो आसाम का जिक्र कर रहे थे। तो देखिए, 1946 से लेकर अगर 2016 तक अगर आप देखेंगे तो आसाम में कांग्रेस की सरकार रही। बीच में एक बार असम गण परिषद के 5 साल छोड़ दीजिए और जनता दल सरकार के 1-1.5 साल छोड़ दीजिए, तो लगभग 60 साल तो आसाम में कांग्रेस की सरकार रही है। तो बता रहे थे कि भाई 60 साल के अंदर किस तरीके से घुसपैठियों को वहां पर बसाने का काम किया गया, और जो इतने बड़े तादाद में आसाम में जो घुसपैठी आ गए वो कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार के कारण रहे। अब 2014 से लेकर सर्बानंद सोनोवाल जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने 2016 में, अब हेमंत बिश्व शर्मा है, तो अब केंद्र सरकार कह रही है कि हम लगातार उस पर काम कर रहे हैं। हेमंत बिश्व शर्मा तो लगातार घुसपैठियों का जिक्र करते रहे। तो प्रधानमंत्री मोदी याद दिला रहे हैं कि भाई अगर कांग्रेस की सरकार फिर आएगी तो जो पिछले 60-70 साल के अंदर हुआ है वह फिर होगा, और हमारी जो 10-11 साल की जो मेहनत है कि हम घुसपैठियों को आसाम से बाहर कर रहे हैं, वह फिर वापस आसाम में घुसपैठियों की ये आश्रय स्थल बन जाएगा, शरणार्थी बन जाएगा। चुनाव घुसपैठी हुए हैं क्या? नहीं, कोशिश सरकार की है, आइडेंटिफाइड हुआ है, सारे चीजें हो रहे हैं। अब समय लगेगा जाने में। अब आइडेंटिफाई करने के बाद उस फाइल को रख दिया गया। 70 साल के घुसपैठियों को सर 7 साल किया जा सकता ना। 70 बीजेपी सरकार ने आइडेंटिफाई किया, 10 साल का समय लगेगा। मुसलमानों को वहां पर घुसपैठियों को आइडेंटिफाई किया और उसके बाद उस फाइल को करीने से रख दिया है।
ये हमको आप जवाब देने देंगे तो मैं इसका उत्तर दे सर सकता सर दे दीजिएगा क्योंकि विषय कई सारे हैं ना। इस विषय पर जरूरी है छोटा सा प्लीज। एक तो ये IMDT क्या है, इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1983। लेकिन जो भारत का फॉरेनर्स एक्ट है जो पूरे देश में लागू होता है 1946 से अलग कैसे है? फॉरेनर्स एक्ट 1946 कहता है कि जो व्यक्ति है विदेशी उसको साबित करना है कि वो नागरिक है या नहीं। यहां क्लॉज लगा दिया गया आपको जो कंप्लेनेंट है, अथॉरिटी है, कंप्लेनेंट है, उसको साबित करना है। और इसमें क्या क्या क्लॉज किया जो 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा। 3 किलोमीटर के भीतर वो आदमी जो कंप्लेंट करे वो करने वाला होना चाहिए। इसी वजह से 2005 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सर्बानंद सोनोवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा। क्योंकि जो 3 किलोमीटर के दायरे में जो कंप्लेन करता था वो मारा जाता था, इसलिए ये खतरा उनके लिए होता, कोई कंप्लेन करने ही नहीं जा पाता था कि ये विदेशी है। हाँ, अच्छा चले, आपको एक बयान और सुनाता तो हूं। पूरी बात बता दीजिए कि क्या हुआ, क्या 10 साल में कुछ घुसपैठिए निकल गए क्या आसाम से? वो भी तो थोड़ा सा बता रहे थे शायद प्रोफेसर साहब। उन्होंने एक आसाम के बारे में जिक्र किया था, बिल्कुल आपको मैं इसका जवाब देता हूं। आसाम के घुसपैठिए 1998 में जब जनरल एसके सिन्हा की रिपोर्ट आई तो उसके बाद से एक अफरा तफरी वहां पर मच गई थी। और फिर वहां से घुसपैठिए वहां से क्या हुए कि आपको उत्तर प्रदेश में आए, किशनगंज इलाके में आए, महाराष्ट्र के अंदर आए, ईस्ट कोस्ट रोड में आए, वहां से सारे बिखर गए हैं। तो बांग्लादेशी घुसपैठिए जो पहले पश्चिम बंगाल की सीमा तक सीमित थे, आसाम की सीमा तक थी, वहां की डेमोग्राफी जो बदली बॉर्डर एरिया के साथ साथ वो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में घुस आए हैं, एनसीआर रीजन में आए हैं। आपको एनआरसी करनी थी। आप तो दूसरा बात कर रहे हैं। असम में जो आइडेंटिफाई किए देश भर में एनआरसी के लिए आप तैयार हैं क्या? कोई सब लोग तैयार है क्या? आप पहले उस सवाल का तो जवाब दे दे प्रभु कि असम में जो एनआरसी किया आपने, आइडेंटिफाई किए घुसपैठिए, उनको निकाला कि नहीं निकाला इस सरकार ने? तो छोटा सा जवाब पूछ रहा हूं, बस इतनी सी बात है। वो नहीं निकाला, बिल्कुल आपने सही कहा, वो नहीं निकाला क्योंकि उसमें हिंदू बांग्लादेशी थे ना। मैं इसीलिए मैं उनको उनका इशारा इसी तरफ था, इसीलिए मैंने उनको कहा जो मुस्लिम कहा गया था। में हमने नहीं कहा था, हितेश्वर साकिया ने 1997 में आखिरी विधानसभा में बोला था, थोड़े बोला था। एनआरसी हुआ था, उसमें ज्यादातर हिंदू बांग्लादेशी थे। अब चूंकि देश में सीए कानून है तो हिंदू बांग्लादेशी को वापस भेजना का तो प्रश्न ही नहीं है, वो तो नागरिक होगा हमारा। तो बाकी वो ये पूछ रहे हैं कि मुसलमान बांग्लादेशी कितने आइडेंटिफाई किए, मुस्लिम वो निकले कि वो निकले। अच्छा, संघ प्रमुख का एक और बड़ा बयान आया है कल। उन्होंने हिंदू राष्ट्र पर एक स्टेटमेंट, क्योंकि उनसे हमेशा पूछा जाता है तो सवाल है साहब क्या संविधान में बदलाव करके भारत को अब हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए? और बीजेपी की सरकार है, आपकी सरकार है। तो उन्होंने कहा सनराइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूर्व में उगता है। अगर यह संविधान में न लिखा हो तो क्या उगना बंद हो जाएगा? ऐसे ही भारत हिंदू राष्ट्र है, रहेगा। आप किसी किताब में कोई कॉलम बदलना चाहें तो बदल दीजिए, नहीं भी बदलेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है भाई। भारत को मातृभूमि मानने वाला, भारतीय संस्कृति पर श्रद्धा रखने वाला और भारतीय पूर्वजों का गौरव मन में रखने वाला एक भी व्यक्ति हिंदुस्तान की भूमि पर जब तक जीवित है तब तक भारत हिंदू राष्ट्र है। यह संघ का विचार है और इसलिए हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। कभी मन में आया संसद के कि बदलो और उसमें शब्द डालो, वो डालेंगे, नहीं डालेंगे तो भी ठीक है, हमको कुछ उस शब्द से मतलब नहीं है, क्योंकि हम नहीं, मैं ठीक, वो तो वो ठीक कह रहे हैं, डालो नहीं डालो, आबादी 80% हिंदुओं की है, 80 से एक पॉइंट कम, 4% 79 थी सर 2011 में। वो तो तब थी ना 2011 में, अब आप 2025 में हैं। नहीं, वो कह रहे, लेकिन उन्होंने लिखने पर ऐतराज नहीं किया कि संविधान में भी लिख दो। मैंने एक चीज देखिए मैं कहते हैं ना कि सौरभ जी बड़े मुस्कुराने वाले हैं, इसका मतलब तो ये नहीं है कि गुस्साते नहीं हैं, लेकिन डोमिनेंट फीचर क्या है, और ये डोमिनेंट फीचर ही जो है डिसाइड करता है कैरेक्टर किसी चीज का, कंपाउंड का भी। तो गुलाबों की वाटिका में यदि गुलाब बहुत है तो हम कहते हैं गुलाबों की वाटिका है। यदि बबूल उसमें जम गया और बबूल जो है वो पश्चिम बंगाल को घेर दिया, किशनगंज को घेर दिया, कह दिया तो वो हिंदू राष्ट्र जो है वो कुछ और हो जाएगा आने वाले पाकिस्तान उन्होंने हो गया जब कह दिया कि अगर नहीं भी बदलेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मतलब कभी नहीं बदलेगा ना ये काम, हिंदू राष्ट्र कभी डिक्लेयर नहीं होगा ना भारत, ये तो कहा उन्होंने। मोहन जी का जो कहने का तात्पर्य, बेसिकली लोग जो प्रश्न पूछते हैं हिंदू राष्ट्र और हिंदू राज्य दोनों में फर्क है। हिंदू राष्ट्र तो है ही है, जहां बहुसंख्यक हिंदू होगा वो हिंदू राष्ट्र होगा। हिंदू राज्य की जो बात की जाती है कि भाई राज्य हिंदू हो जाए, उसका ना संघ ने कभी समर्थन किया है, ना मुझे लगता है भविष्य में करेगा। और मोहन जी तो कहते हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र है,
इसके लिए लिखने की क्या जरूरत है? कभी नहीं कहा, कभी समर्थन नहीं किया उन्होंने इस बात कभी नहीं किया। हिंदू राष्ट्र का उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र चाहिए, कभी नहीं कहा संघ ने। त्रिपाठी जब जी। अटल जी की सरकार थी तब भी ये पूछा गया था कि आपकी सरकार आ गई है, अब क्या कोशिश की जाएगी हिंदू राष्ट्र बनाने की? ये कभी एजेंडे में नहीं है संघ के? मोहन जी का आज ही का बयान सुन लीजिए जो हम अभी सुन रहे थे, फिर से उसे चला दीजिए। उन्होंने कहा किसी दिन उनके मन में आएगा तो जोड़ेंगे। किसके मन में आएगा? मन में आता है, किसके मन में आएगा? किसके सरकार मन में के मन आना में है? आएगा। और जोड़ेंगे, अगर हम कह रहे हैं तो हमारी ये इच्छा है, तो संघ की इच्छा हिंदू राष्ट्र की है। वो ये मानते हैं कि अगर आप नहीं भी करेंगे, नहीं भी उस तरह से रखेंगे तो भी हिंदू अब ये राष्ट्र तो है। फिर दो बड़ी बात स्पष्टता है। गोल बात हो गई। नहीं, गोल नहीं है ना, उनके हाथ में नहीं है बदलना। वो ये कह रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है, जिसको नहीं मानना है वो नहीं माने। राज्य के तौर पर, स्टेट के तौर पर वो किस दिन करेंगे ये जाहिर है कि नंबर डिसाइड करेंगे। मैंने आपको बताया था, मैं आपको मदनी जी का बयान सुनाऊंगा, वो आ गया है। बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की हत्या, जो लिंचिंग हुई और उसको जलाया गया, मदनी साहब ने कहा ये बहुत निंदनीय है, बहुत दुख पहुंचाने वाला है, और मुझे सबके लिए अफसोस और शर्म की बात है, मुसलमानों के लिए बहुत अफसोस की बात है। उन्होंने कहा एक मुसलमानों की भीड़ ने हिंदू को मारा, सबसे ज्यादा दुख इस बात का है। लेकिन फिर एक सवाल हुआ उनसे अंत में, क्योंकि लंबा बयान था, ये तो सारी अच्छी बातें थी, तो उनसे कहा कि लेकिन क्या कट्टरपन बढ़ रहा है क्या? पूछने वाले का मतलब मुसलमानों से था। तो उसका जवाब सीधे ना देते हुए मदनी साहब ने कहा कि कट्टरपन तो हर जगह ही बढ़ रहा है, मतलब आसपास के सब, हमारे यहां भी बढ़ रहा है, आसपास भी बढ़ रहा है, सब जगह बढ़ रहा है। ये बहुत शेमफुल है। इस्लाम, मुसलमान इस तरह का काम करें तो हमारी नजरें झुकती हैं, और इसको जितना कंडम किया जाए वो कम है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में सब जगहों पर कट्टरवाद बढ़ रहा है, और इसको कर्ब किया जाना चाहिए, इसको काउंटर किया जाना चाहिए इस रीजन को और दुनिया का हाल भी ऐसे ही हो गया है, तो यकीनन बढ़ रहा है। और भाई सवाल सीधा था, क्या मुस्लिम कट्टरपंथ बढ़ रहा है? अब वो दुनिया में बढ़ रहा है, सब जगह बढ़ रहा है, सबको काउंटर करना चाहिए। सीधी बात, सीधे सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया बंदी साहब ने। बात यह है, देखिए, अब आप पूरा दर्शक आपके सामने है, वो समझ ही रहा होगा कि क्या वो कह रहे हैं। इसी को जस्टिफाई करना, तो ये कहना वो कहना ये भी चाह रहे होंगे कि हिंदुओं में भी बढ़ रहा है। नहीं, कट्टरपंथ। देखिए, मैं फिर दोनों में अंतर करना जानना चाहिए। हिंदुओं की आक्रामकता अपने को बचाने तक सीमित है, मुसलमानों की आक्रामकता अपने को एक्सपैंड करने के लिए होता है। दूसरी बात, तालिबान को भी ये शिकायत करेंगे, पाकिस्तान के अंदर है उसको भी शिकायत करेंगे। तालिबान तो स्टूडेंट है उनका। दुनिया, मैं वही कह रहा हूं, और वो देवबंदी मदरसों के ही तो पैदाइश है। वो तो स्टूडेंट है। अरे भाई, वो तो देवबंदी मदरसों की ही तो पैदाइश है। मदनी साहब ने बैलेंस करने की कोशिश की, जस्टिफाई करने की कोशिश की। बैलेंस करना भी कह सकते हैं कि वो इस तरह से जवाब दे रहे ताकि अपने को भी थोड़ा सा बचा कर रखा जा सके कि भाई कट्टरपंथ जो है सब जगह बढ़ रहा है, कट्टरवाद बढ़ रहा है। सवाल जैसे पूछा गया उसका जवाब या तो वो दे सकते थे कि हाँ मुस्लिम समाज में बढ़ रहा है, लेकिन उनका सब जगह बढ़ रहा है। अब सब जगह बढ़ भी रहा है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं बढ़ रहा है, तो उसको, लेकिन वो केवल बैलेंस करने की कोशिश है। उसको वो कैसे जवाब देना चाहिए था, ये तो मदनी साहब स्ट्रेट आंसर देते, क्योंकि एक की बड़ी निर्मम हत्या की गई है तो बेहतर होता। और उस पर ज्यादा जोर से बोलना चाहिए, बिल्कुल खुल के हालांकि उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने जिस तरह से हत्या की है उसकी कंडेम किया, ये भी उनके लिए बड़ी बात है। आप बात करते हैं पाकिस्तान की। बड़े दिनों बाद आसिम मुनीर दिखाई दिया और बोलता हुआ दिखाई दिया। अभी वो अभी मुस्लिम कंट्रीज की यात्रा कर रहा था, तो लौट के आए, और यात्रा वो इसलिए कर रहा था कि मुझे गाजा किसी तरह अपनी फौज ना भेजनी पड़े, इससे कैसे बचूं मैं। लेकिन अब आप देखिए वो अपनी मुसीबत कैसे अपने मुंह से बताता है, और उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी बातों में आपको झलक जाएगी। और ये आदमी खुद क्यों इतनी बड़ी प्रॉब्लम है दुनिया के लिए, ये भी आपको दिख जाएगा एक ही बयान में। 1 मिनट का बयान वो मैं आपको सुनाऊंगा। अब साहब, ये जो भी लाख दावे कर लें कि हमने ये तीर मारा ऑपरेशन सिंदूर में, हमने वो कर दिया, लेकिन जो हार मिली उसको भूल तो पा नहीं रहे। पाकिस्तानी सेना प्रमुख का एक कबूलनामा सामने आया है, जो आज से पहले उसने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कभी नहीं कहा था। आसिम मुनीर ने कबूल किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी हालत थोड़ी टाइट थी। इस्लामाबाद में मुनीर का नेशनल उलेमा कॉन्फ्रेंस में दिया गया बयान आपको सुनाने जिसमें वो ये कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर में तो अल्लाह ने हमारी मदद कर दी, मतलब मदद वहां से ना आती तो फिर जाने क्या हो जाता।
अगर ऊपर वाला मदद नहीं करता तो फिर हम क्या होते। अब उसके अलावा वो फिर अफगानिस्तान पे बोलता है भाई देखो हमने तालिबान को साफ कह दिया कि या तो तुम ये टीटीपी वालों को चुन लो या हमको चुन लो, मतलब पाकिस्तान या टीटीपी, इन दो में से एक को चुनना पड़ेगा। फिर उसने ऐसी अरबी बोली, ऐसी आयतें पढ़ी, मतलब वो हाफिज कुरान है और पहला ऐसा आर्मी चीफ है जो कि जिसको कंठस्थ है कुरान। तो वो उसने फिर कहा कि जो उसने धारा प्रवाह बोलना शुरू किया कि इस वजह से हम हैं और मुसलमान को मार रहा है। कहा कि हम जितने टीटीपी वालों को पकड़ते हैं इसमें 70% अफगानिस्तान के होते हैं, तो फिर अफगानिस्तान वाले देख लें कि उनको क्या करना है, हमारे साथ रहना है या टीटीपी वाले पसंद है उनको। सुनिए आसिम मुनीर को। बात आगे इसकी भी आगे लंबी चौड़ी बातें हैं खैर उसके अंदर, लेकिन पते की बात इसमें से निकल आई। 2-3 पॉइंट्स जो निकलते हैं जब वो ये कहता है कि मुसलमान को मार रहा है और अफगान तालिबान भी मुसलमान, हम भी मुसलमान, तो ये वो अपनी चिंता बता रहे हैं ट्रंप को कि मैं कैसे आऊं गाजा, कैसे भेजूं मुसलमान को मारने के लिए, मैं मुसलमान फौजी कैसे भेज दूं, ये उन्होंने पहली चिंता बताई। फिर दूसरा जो इन्होंने ये तो जैसे आप कोई अच्छी तस्वीर खींचती तो फोटो फ्रेम करा लेते हैं, ये बयान हमेशा के लिए इतिहास में रिकॉर्ड के में दर्ज करने लायक है। उसने क्या कहा कि एक इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा किसी को जिहाद का हुक्म देने का हक नहीं है। पाकिस्तान भी तो इस्लामी रियासत है, इनके यहां जितने आतंकवादी बैठे हैं सब जिहाद 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 चिल्लाते हैं कि नहीं हमारे खिलाफ चिल्लाते। क्या हाफिज सईद क्या लड़ रहा है हमारे खिलाफ? जिहाद। मसूद अजहर क्या लड़ रहा है? जिहाद कर रहा है। रोजाना जलसे होते हैं उसमें जिहाद ही चिल्लाया जाता है। तो फिर आसिम मुनीर को या तो वो सुन ले या आसिम मुनीर उनको टाइट करे कि जिहाद का हुक्म मैं दूंगा तब तुम जिहाद करना। लेकिन ये क्योंकि अपने पे पड़ रही है, अपने बच्चों का खून बह रहा है टीटीपी की वजह से, तो उनको याद आ रहा है कि मैं अफगानिस्तान को याद दिला दूं कि ये कोई भी आके जिहाद नहीं कर सकता, ये रियासत का काम है जिहाद करना। लेकिन बोला वो बिल्कुल किसी मौलाना की तरीके से। त्रिपाठी जी नहीं, एक तो एक कि ट्रंप की मदद आते तो हम सब ने देखी, लेकिन अल्लाह की मदद अगर आएगी तो तालिबान के साथ क्यों नहीं आएगी? मतलब अगर आएगी तो हम लोग तो जानते नहीं, चूंकि वो लड़ मर रहे हैं अपना, हमें नहीं पता है। लेकिन अगर आएगी तो ज्यादा एक तरह से कहें कि उस रास्ते पर ज्यादा गए हुए हैं। असीम मुनीर तो बढ़िया शेव वो बना के और एकदम बढ़िया रहते हैं ठीक से। तालिबान वाले तो देखिए सब कुछ अपना त्याग दिए हैं। सवाल यहां यह है कि क्या असीम मुनीर को अब कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है? क्योंकि अगर सेना प्रमुख होते हुए जो वहां नया बन गया है, कौन सी पोस्ट बना लिए हैं वो रहते हुए उनको हर दूसरी चौथी बात में इस तरह से बताना पड़ रहा हो कि अल्लाह की मदद आ रही है, तो क्या कहीं तालिबान इनके लिए बहुत बड़ा खतरा नहीं बन गया है? और तालिबान के साथ एक चीज तो पक्की है ना कि वो तो अमेरिका से नहीं दबे, वो तो रशिया से नहीं दबे। उनका अपना एक तरीका है, वो मानते हैं और खांचे को हम नहीं मानते हैं। वो जिस तरह से महिलाओं को देखते हैं, वो जिस तरह से शासन करना चाहते हैं, वो हम नहीं मानते हैं। लेकिन उनका अपना एक तरीका है, वो पाकिस्तान की तरह तो नहीं है, इतने बेगैरत कि कभी इधर कभी उधर, बेपेंदी का लोटा, ऐसे तो नहीं है वो। तो अगर वो वाली लड़ाई होगी और सचमुच अल्लाह की मदद आएगी जैसा असीम मुनीर कह रहे हैं, तब तो पाकिस्तान का नामो निशान मिटने वाला है। क्योंकि पाकिस्तान तो गाजा में जाकर उन्हीं मुसलमानों के खिलाफ करने वाला है। तब तो यही पाकिस्तान जिस अमेरिका के ऊपर हर इस्लामिक मुल्क कहता है कि सबसे ज्यादा अगर दुनिया में किसी ने मुसलमानों के खिलाफ काम किया है तो अमेरिका ने, वेस्टर्न वर्ल्ड ने किया है, उनके साथ वो गलवैया कर रहे हैं। तो इनके लिए तो बड़ा बुरा वक्त आने वाला है। ये पॉइंट आपका ठीक है, अगर अल्लाह मदद भेजेगा तो इन्हीं को क्यों भेजेगा? तालिबान इनको नहीं भेजेगा क्योंकि ये तो बेगैरत हो गए। अगली बात आपको ये जो इनकी जो मतलब जो ये फंसे हुए हैं जो ये गाजा के नाम पे, और टीटीपी का कोई इलाज नहीं है क्योंकि तालिबान के साथ लड़ भी नहीं सकते, और क्योंकि वो लड़ने के अलावा कुछ जानता नहीं है, तो ये वो भी नहीं कर सकते, और टीटीपी इनसे संभल नहीं रहा। इतने में गाजा का मुद्दा आ गया है। तो एक पत्रकार पाकिस्तान की बता रही हैं कि कितनी बुरी फांस फंसी हुई है गले में इनके। अच्छा, ये गाजा में फौज भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, वो अमेरिका के विदेश मंत्री से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी हमें फाइनल बात करनी है। फिर इनसे पूछा गया पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री से, तो उन्होंने कहा कि अभी हमने ऐसा कोई फैसला किया नहीं है। तो एक अगले इन्हीं के पत्रकार कह रहे हैं, अपनी सरकार से कह रहे हैं कि भाई ये इतना मुश्किल काम है क्या? तुम्हें नहीं भेजना तो सीधे बोलो कि भाई अमेरिका को सीधे जाके साफ साफ कह दो कि हम ये काम नहीं कर सकते आपके लिए, हम हमास के साथ नहीं लड़ेंगे, हम मुसलमान के खिलाफ अपनी बंदूक नहीं उठाएंगे, साफ साफ कह दो। तो वो कह रहे हैं भाई साफ साफ मना कर दो, तुम्हें हिम्मत नहीं है तो कि हम नहीं भेज सकते फौज अपनी। सर
आप बहुत सही सही बात कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने वो पहले वाले पत्रकार का सुना ही नहीं था। इन्होंने बताया था क्या दबा रखा है उन्होंने, समझिए ना। तो जब टेटुआ दबा रखा है तो कैसे बोलेंगे मुनीर साहब, सांस रुक जाती है। कैसे समझा दीजिए कहाँ होता है। अलग से आप कैसे बोल सकते हैं मुनीर साहब, वहां पर फंसे हुए हैं इतना आसानी से। वैसे उन्होंने अच्छा कहा कि भाई सहाफियों के सामने मत बोले, वहां पर कोई सवाल पूछ लेगा तो वीडियो पैगाम दे दे, लेकिन मुश्किल में है। और अब उस समय कैसे मना कर सकते थे ये भी तो समझिए। जब गोद में ही बैठे हुए हैं जिनके मतलब हजूरी में रहकर ये सारा काम हो रहा है। लेकिन मेरे को पिछले वाले बयान पर भी कुछ बोलना है। मुझे आसिम मुनीर के बयान पर कि वो केवल राहुल गांधी जी को बदनाम करने के लिए क्या इस तरह का बयान दे रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी नहीं मानते कि भाई पाकिस्तान की वो क्या हुई थी, हजामत हो गई या जो भी हालत खराब कर दी है, दहशत गर्दी से। क्यों कह रहा है कि अल्लाह ने मुनीर साहब कह रहे हैं ऐसी बात। क्या हुआ विजय जी? नहीं मतलब मेरे को याद आई बात कि भाई ये तो इस तरह की एक साजिशन भी तो हो सकती है। ऐसा नहीं है। मैं बता, विजय जी अभी भी मेरे लेफ्ट में ही है और रागी जी अभी भी राइट में ही है। नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ क्या फिर भी विजय जी मेरे को बात जो याद आई वो मैंने बोला। मैं कह रहा हूँ क्या सिर्फ मैं इसमें जो बात समझ में आती, हाँ हमें याद आ रही बात, अच्छा सुनिए, नहीं याद है उनको, लग रहा है भाई कि राहुल जी। वैसे इस पर लाइट एक बात आपको, ये फैक्ट है, मुझे तो जो ज्यादा पुराने लोग हैं यहाँ उनको याद भी होगा, सॉरी सर, कि जब 71 की लड़ाई में ये मैंने ये बातें पढ़ी हैं। 71 की लड़ाई में पाकिस्तान के बड़े बुजुर्ग जो हैं ये बताते हैं आज भी अपने बच्चों को कि जिन्न आते थे और भारत के बम पकड़ लेते थे। क्या सब होता था ऐसा? वही अल्लाह की मदद। ये ऐसी बातें वहां पर आम है और लोग मान लेते हैं इन बातों को, इनको स्वीकार कर लेते हैं, ठीक ही कह रहे हैं यार ये। तो अब आगे सुनिए साहब, अब ये खबर अब सीरियस। इमरान खान का एक रुक्का यानी हुक्म निकला है जेल के बाहर। कैसे निकला? वकील के मार्फत। वकील ने आके ये बयान दिया, अपना पार्टी को मैसेज दिया इमरान खान का कि इमरान ने कहा है अब बहुत हो गया, अब सड़क की लड़ाई की तैयारी कर लो, अब बाहर निकलो और केवल जहां हो वहां निकलो, इस्लामाबाद में भी निकलो, कराची में भी निकलो, पेशावर में भी निकलो और जगह भी निकलो, और अब वक्त आ गया है आर पार की लड़ाई लड़ने का। ये उन्होंने मैसेज कन्वे कर दिया। अब ये किया है उन्होंने जब उनको अभी नई नई सजा हुई है 17 साल की, उनको और उनकी पत्नी को। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अगले 2 महीनों के अंदर जो उनके ऊपर सबसे बड़ा इल्जाम है वो अगस्त में हुआ था, क्या सर जून में हुआ था शायद, जब वो आर्मी के खिलाफ हिंसा हुई थी, इनके लोगों ने की थी, उस पर फैसला आने वाला है 2 महीनों में। और वो फैसला ऐसा होगा कि उसमें सजाए मौत भी हो सकती है। इमरान उससे पहले एक तरीके से दबाव बनाना चाहते हैं सड़कों पर अपने लोगों को निकालकर, और इसकी कॉल उन्होंने दे दी। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। अब इनके पास जो सबसे बड़ा आदमी है, क्योंकि या तो बहनें हैं परिवार की पार्टी में, या जो इनका चीफ मिनिस्टर है खैबर केपीके का, वो सोहेल आफरीदी, यंग आदमी है वो, उसने पहले ये कहा कि हाँ हमारे पास से मैसेज पहुंचाया है इमरान साहब ने। फिर उसने वो अजीब ही काम किया। ये सच में केजरीवाल टाइप लोग हैं। मैं स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं। चीफ मिनिस्टर बाजारों में निकला और बाजारों में निकल के कह रहा है खान साहब ने मैसेज भेजा है, सड़कों पे आना है, एहतजाज करना है और आप सब ने आना है, सब ने आना है। चीफ मिनिस्टर बाजारों में जाकर लोगों को बता रहा है। तो वो मैं आपको दिखाता हूं। और क्या हो रहा है, इमरान खान के पुराने वीडियोस प्रोजेक्टर पर बड़ी बड़ी स्क्रीनों में लगा करके बजाए जा रहे हैं और लोगों को उत्साह जोश दिलाने के लिए वो दिखाए जा रहे हैं। सुना दें। अब इस सारे प्लान में प्रॉब्लम क्या है, अब आप उनके 2 जर्नलिस्ट की बात मैं सुनाता हूं। सर मैं फिर आ रहा हूं। एक ने बताया कि इमरान खान की जब अपनी बहन से मुलाकात हुई अभी सारे हंगामे के बाद उज़मा खान के साथ, उसकी रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। और वो जो जर्नलिस्ट हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि या तो उन्होंने देखी है या जिसने देखी है वो उसके हवाले से बता रहे हैं। उन्होंने कहा वो रिकॉर्डिंग देखने के बाद हैरानी इस बात पे होती है कि इमरान खान इस बात पे यकीन करते हैं कि एक दिन इंकलाब अपने आप आ जाएगा, रेवोल्यूशन हो जाएगा, लाखों लोग अडयाला जेल के बाहर खड़े हो जाएंगे और मुझे जेल से बाहर निकाल लेंगे। इमरान खान इस बात में यकीन करते हैं। मतलब उनका वे टू फ्रीडम या इंकलाब लाने का रास्ता यह है, उनको लगता है ये हो जाएगा काम। अगर ऐसा वो सोचते हैं तो फिर उनके साथ जो हो रहा है, जो ये सरकार कर रही है, तो फिर वो भी उनको लगता है भाई अगर इस आदमी के ये ख्वाब हैं कि लाखों लोग आके मुझे जेल से निकाल लेंगे, तो हो सकता है इस वजह से हो रहा हो, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग उनके पास मौजूद है। वो वाला जरा चला दीजिए एक पत्रकार का हिस्सा। इमरान खान साहब को ये लगता है कि ही फील्स कि भाई किसी दिन
इनकलाब आ जाएगा। ही एक्चुअली बिलीव्स दिस। और जो उनकी रिकॉर्डिंग्स और वो वीडियो रिकॉर्डिंग्स या जहां मुलाकात होती है या जो ऑडियो कॉन्वर्सेशन है, वो ये चीज उनसे ये चीज डिड्यूस की गई है दैट ही फर्मली बिलीव्स कि इस मुल्क में इनकलाब आएगा। और ये वन फाइन डे अडयाला के बाहर 50-10 लाख 15 लाख 20 लाख आदमी आ जाएगा और ये जेल तोड़ दिया जाएगा और मुझे मैं बाहर आ जाऊंगा और ये सब निजाम तसपट हो जाएगा। ही बिलीव्स दैट, मतलब ही सब्सक्राइबिंग टू दैट व्यू। इसलिए वो अब इस बारे में डील कर लो, बात कर लो। लेटली उन्होंने किसी से कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब बातचीत डील का लफ्ज नहीं, बातचीत वाली है ये वो इतने ज्यादा गुस्से में है आजकल। तो सर ये मतलब ये किसी को ये बातें डिल्यूजनल लग सकती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई, और हो सकता है यही सी सोच के साथ उन्होंने ये कॉल दिए लोगों से कि अब आओ सड़कों पे। अब समय निकल गया है इमरान खान के लिए ये कि जो जनता सड़कों पर उतर जाए, लाखों लोग आ जाए, उसको छुड़ा कर ले जाए। ये वक्त था इमरान खान के साथ जब लोगों की सहानुभूति थी, और अब तो 17 साल की सजा हो चुकी है, और अभी तो जो सेना पे हमला हुआ उसका आने वाला है। और अब तो आसिम मुनीर इतना संविधान में 27 संशोधन करके इतना मजबूत बन चुके हैं वहां पर, और अब पाकिस्तान की जो पार्टी की जो ताकत थी वो भी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है कि तमाम लोग जेल में हैं, तमाम लोगों ने सरेंडर कर दिया आसिम मुनीर के सामने। अब बहुत बड़ी ताकत इमरान खान नहीं बचे। हाँ, ये हो सकता है अगर इमरान खान के बेटे पाकिस्तान लौट कर आते हैं, वो वहां पर कोई इंकलाब का नारा देते हो, वहां के लोगों को तैयार करते हैं, पाकिस्तान के अवाम निकले। और अभी तो इमरान खान की जो स्थिति चल रही है इतने लंबे समय के बाद, अब इमरान खान को लग रहा है कि भाई सरकार से लड़के ही निकला जा सकता है, कानूनी कोई विकल्प नहीं है। जेल से इंकलाब नहीं ला सकते अभी, अब बहुत मुश्किल हो गया, कानूनी विकल्प इनके पास बचे नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि सजा हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं है। अब जनता ही सड़कों पर आएगी, लेकिन इतना लंबा समय हो गया, 800 दिन से ज्यादा हो गया, अभी तक जनता सड़कों पर नहीं उतरी। अब किस आधार पर उतरेगी? उनको लगता है कि ये काम हो जाएगा। अब आगे वो एक सीनियर जर्नलिस्ट, उनकी बात सुनाता हूं आपको, नजम सेठी। इन्होंने जो है ना सच में वो जो कंफ्यूजन है उसको पकड़ लिया। इन्होंने कहा कि बताओ इमरान खान की पार्टी में है कौन जो ये काम करेगा, कौन इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन कर सकता है, इतना आसान काम नहीं है। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि इनके यहां भी वो क्या कहते हैं सर, नरम दल गरम दल है। तो जो नरम दल है वो बातचीत से रास्ता निकालना चाहता है, गरम दल कहता है लोगों को सड़कों पे लाओ, और यही कंफ्यूजन है। इमरान खान जेल में है, तो क्या रास्ता है कोई, मतलब कहीं चाहे बात से चाहे लात से इमरान खान जेल से बाहर आएंगे क्या? देखिए, मुझे लगता है कि बातचीत के आधार पर ही इमरान खान बाहर निकल सकते हैं। अब जो स्थितियां बन रही हैं, जो सड़क की लड़ाई है, यदि ये सड़क की लड़ाई जो है वो और तेज होती, मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि ये भी कहना बड़ा मुश्किल है, ये प्रेडिक्शन हम ज्योतिषवाणी कर दें कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो ये भी मुझे लगता है कि जो फैक्टर्स काम कर रहे हैं उसके आधार पर आप भविष्य के इशारे का संकेत आप देख सकते हैं। यदि इमरान खान ने ऐसा कहा है और खैबर पख्तूनख्वा से इस प्रकार का आंदोलन चलता है और पूरे उनकी पार्टी गोलबंद होकर के आ जाती है जी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में आज भी इमरान खान से बड़ा कोई पॉपुलर नेता नहीं है। और जनता जब सड़क पर उतर जाती है, इमोशनल होकर के उतर जाती है, तो जेल की दीवारें फिर नहीं रहती है। फिर वो कोई कितना भी बड़ा तनाशाह क्यों नहीं हो, इमरान जो सोच रहे हैं वो हो सकता है। मैं फिर कह रहा हूं ऐसा संभव है, लेकिन उसकी शर्तें हैं। जैसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन में पीएनवी, प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तब ये रिएक्शन होगा सर, तो वही स्थिति है। इसमें दो बातें समझने की, इसमें न तो कोई कंफ्यूजन है और न डिल्यूजन है। इमरान खान जब ये बातचीत कर रहे हैं, ये मैसेज दे रहे हैं, उनको पता है ये पाकिस्तान सरकार रिकॉर्ड कर रही है, वो तो रिकॉर्डेड है ना। हाँ, और पाकिस्तान सरकार का है, कोई वो बिल्कुल उज़्मा ने या इमरान खान ने नहीं किया। तो जब वो देख रहे हैं कि सरकार ये रिकॉर्ड कर रही है, तो ये मैसेज देना ही एक लीडर की तरीका हो सकता है कि ये होगा ऐसा। ये मैसेज है, कम्युनिकेशन, इसमें कोई कंफ्यूजन कोई डिल्यूजन नहीं है। पहली बात इसको समझना चाहिए। निकालना चाह रहे हैं ना लोगों को सड़क पे। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि पहली बात तो ये है कि ये नहीं है कि वो बिलीव करते, बिलीव करें ना करें, उनको ऐसा ही बोलना है कि भाई जनता आएगी और सड़कों पर उतरकर ये काम करेगी, पहली बात। दूसरी बात, गरम दल और नरम दल में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब आप बातचीत के लिए बैठे हो टेबल पर या बातचीत करना चाहते हो, तो उसके लिए सड़क पर ताकत बनाए रखना, दबाव बनाए रखना जरूरी है। तो ये दोनों चीजें मिलकर ही कोई आप रास्ते तक पहुंच सकते हैं। और ये मानना कि भाई कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इस बात पर मैं हमेशा ही कहता हूं कि आवाम से बड़ी ताकत कोई नहीं है। आप फील्ड मार्शल बन जाएं, आप कोई और सम्मान ले लें, आप कहीं गोदी में बैठ जाएं, कुछ कर लें, आवाम यदि आ जाए, और वो आवाम का स्टेप बाय स्टेप होता है, कोई भी चीज़ ट्रिगर करके कहीं पहुँच सकती है। और हर्षवर्धन जी तो बहुत समय से कर रहे हैं, हर्षवर्धन जी को सुनाइए पाकिस्तान को, वो कह रहे हैं हर जगह इस्लामाबाद, सिंध, पाकिस्तान, कराची, रावलपिंडी, जेल तक कैसे पहुंची उज़्मा जी? उनकी बहनें इंडियन टीवी को फॉलो करती हैं, तो उसका बताया। इंडिया टीवी पे ही देखा। नहीं, सीरियस नोट पे अगर कहें तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये वाली बात कैसे होगी कि अच्छा बातचीत से अब बाहर निकल आएंगे।
बातचीत से निकालना होता तब तक निकाल नहीं दिया होता। इमरान खान मर चुके हैं, जीने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसको आप स्पष्टता समझिए। उनके जो समर्थक ये जानते हैं कि इमरान जेल में ही मर जाएंगे, किसी दिन खबर आएगी कि वहीं कहीं दफना दिया गया, पता भी नहीं चला जी। अगर उनको जीवित रखना है तो ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और ये लड़ाई सड़क पर लड़नी पड़ेगी। ठीक है, उनकी जिस उम्र की बहनें ये लड़ाई लड़ रही है, ये सामान्य घटनाक्रम नहीं है पाकिस्तान के इतिहास के लिए। आइए अब बात करते हैं जरा ट्रंप के बदले की। अमेरिका ने एक बार फिर सीरिया में आईसिस इस्लामिक स्टेट के ठिकानों को टारगेट किया, और सीरिया और इराक में आईसिस के 70 से ज्यादा ठिकानों पर जबरदस्त हवाई हमले किए। जबरदस्त मतलब जबरदस्त, और इसमें उन्होंने अपनी पूरी मिलिट्री माइट जो है वो दिखाने का कोशिश की है आईसिस को। इस कार्रवाई में हाल ही में उस हमले का जवाब इसमें दिया गया जिसमें सीरिया में तैनात अमेरिका के 2 सैनिक और एक ट्रांसलेटर आईसिस के हमले में ही मारे गए थे, और अमेरिका ने इस मिलिट्री ऑपरेशन को ऑपरेशन हॉक आई नाम दिया है। अमेरिका के हवाई हमले में आईसिस आतंकियों के अड्डे, उनके ठहरने की जगह, हथियारों के गोदाम, इन सबको निशाना बनाए गए। तस्वीरें जरा एक बार स्क्रीन पर ले लीजिएगा, क्योंकि इसमें यह जानना जरूरी है कि आखिर ये इतनी बड़ी कार्रवाई जो है वो अमेरिका को करनी क्यों पड़ी, क्योंकि हम तो ये सोचते थे कि आईसिस जो है वो ख़त्म हो चुका है, आईसिस अब बस छोटी छोटी पॉकेट्स में जो है वही कहीं बचा है। तो फिर इतना बड़ा एक्शन जो है वो आखिर क्यों करना पड़ा, ये सवाल है। क्या आईसिस का अस्तित्व अभी भी बाकी है? मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर देखिए इन्होंने F-15 ईगल्स, A-10 वॉर्थॉग्स, ये प्रेसिशन एयर स्ट्राइक वेपन्स थे, AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर्स क्लोज एयर सपोर्ट के लिए, इसके अलावा ग्राउंड टीम्स डैमेज असेसमेंट के लिए बाद में जो हैं वो उतारी गई हैं, हेलीकॉप्टर्स से की गनशिप्स जो हैं उनसे फायरिंग की गई है, जेट्स जो हैं वो इसमें इस्तेमाल किए गए हैं बॉम्बिंग के लिए। तो अच्छा खासा मिलिट्री फोर्स जो है वो ट्रंप ने यहाँ पर इस्तेमाल किया। सर मेरा सवाल है आईसिस को लेकर के कि अमेरिका ही दावा करता था ना कि हमने तो खत्म कर दिया, लेकिन हम लोग पहले भी चर्चा की वो ऐसा संगठन है कि वो खत्म नहीं हो रहा, बल्कि यदि आतंकवादी संगठनों को दुनिया भर में देखा जाए तो आईसिस से ज़्यादा खतरनाक तरीके से कोई काम नहीं कर रहा, और वो बॉस है एक तरह से, समझ लीजिए कि दुनिया भर के जो आतंकवादी संगठन है। अमेरिका तो अब ये बड़ी बात होगी, अमेरिका के साथ तो 2 सैनिक उसके मारे जाएँ तो 2 सैनिक, तो वो बहुत बड़ी बात है, और अमेरिका उसी तरह से जवाब देता है। लेकिन अमेरिका कभी कभी जब बात होती है तो कर देता है कि आईसिस को लेकर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सीरिया के साथ उनका जो झगड़ा चल रहा है, कोई नई बात तो हो नहीं रही है उसमें। आईसिस को लेकर भी वो जानते हैं, वो तब तक उसको शांत रखते हैं जब तक अमेरिका पर कुछ, और आईसिस की लड़ाई सीधी सीधी अमेरिका के साथ ही है, ये भी समझना चाहिए। और जो संगठन है जैसे ये लश्कर एक वक्त लेकिन आईसिस के पास तो पूरा देश जैसा था, सीरिया और इराक के कई हिस्से में, बहुत बड़े हिस्सों में, वो कम हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ वो, और मुझे नहीं लगता कि वो खत्म होने वाले संगठनों में से एक है। जिस तरह का वो जिहादी संगठन है, जितना पावरफुल संगठन है, वो जब भी आपको लगता है कि वो कमजोर हो रहा है तो वो जरूर ये बात दिखाने की कोशिश करता है कि या दे। अब ये अलकायदा जैसे ऑपरेट नहीं करने लगा कि हाँ, मतलब तो अलग-अलग सेल बनाकर अलकायदा भी, आपने बिल्कुल ठीक नाम लिया कि अलकायदा जिस तरह से काम कर रहा था उसी तरह से, और उसी उतनी ताकत वाला संगठन है, और अमेरिका को कोई ना कोई बहाना चाहिए, ये भी समझिए। समझ रहे हैं वहां पर नहीं बहाना किस चीज का? सीरिया के साथ या कहीं पर भी अपनी ताकत दिखाने का। अच्छा, नहीं क्योंकि सीरिया में तो अब इनका अपना आदमी है, इनका नहीं, अपना आदमी होने के बाद भी देखिए, जब भी उनका एक भी आदमी मारा जाए ना तो अमेरिका उसी तरह से रिएक्ट करता है कहीं पर भी। ठीक बात है, ये बात सही है, क्योंकि इससे पहले तो वहाँ पर सीरिया में जो है वो रसिया समर्थित सरकार थी, जिसको इन्होंने हटाया, और हटा करके अभी जो वर्तमान शासक है वो अमेरिका समर्थित अब तो वो लोग हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है ना, कहा गया कि चूंकि तब तख्ता जब यूएसए ने परिवर्तन करवाया, पलट दिया, और जब अपने पसंद की सरकार वहां पर ले आया तो उन्होंने घोषणा कर दी कि आईएस खत्म हो गया है। लेकिन वास्तविकता यह है कि उसका संकुचन जरूर हुआ, उसका खात्मा नहीं हो पाया। चाहे वो इराक के इलाके में हो, कुछ इलाके में आज भी वो है जी। और जो है वो सीरिया के बहुत बड़े इलाके पर आज भी उनका कहीं ना कहीं दबदबा चलता है। अब पहले की तरह वो खुल करके पब्लिकली इस प्रकार की चीजें करने में समर्थ नहीं है, लेकिन उनकी दहशत आज के दिन में भी सीरिया के अंदर है। और वही कारण है कि 3 जो सैनिक थे, 2 सैनिक और एक ट्रांसलेटर जो उनका मारा गया, उसके जवाब में अमेरिका ने यह किया है। लेकिन इजरायल को तो ये सवाल पूछने का अधिकार है ना
कि जब हम मार रहे थे तब तो आपको परेशानी थी। हम भी तो यही कह रहे थे कि वहां पर IS है जी, और हमने जब मिसाइलें मारी तो आपको परेशानी हो गई। अरे वैसे इजराइल जो है अमेरिका से सवाल पूछ सकता है। हाँ बात। अरे इससे याद आया ये आईसिस ने भी खलीफा बनाए थे अपने का, अल बगदादी और क्या क्या थे। 2 बार 2 लोगों ने आईसिस का खलीफा बनने का काम किया और दोनों को मारा अमेरिका ने। लेकिन जिसको असली में बनना है वो तो दोस्त है, वो है तुर्की। एर्दोगान जी को बनना है खलीफा। अब उनको पाकिस्तान में बड़ा बहुत प्यारा दोस्त नजर आता है और इन्होंने भी एक बड़ा बेतुका बयान दिया। अगली खबर पे आ जी। इन्होंने पाकिस्तान को एक युद्धपोत सौंपा। खबर यह कि 4 युद्धपोत जो हैं वो तुर्की को इनको देने थे। इसमें से 2 तुर्की में बनने थे और 2 पाकिस्तान में बनने थे। तो ये आखिरी युद्धपोत था जिसके पीछे आपको वो दिख रही होगी ना, झंडा लगा हुआ जो। अब ये इस सेरेमनी में, हैंडिंग ओवर सेरेमनी में, वहां से आया था उनका नेवी का चीफ, कोई एडमिरल, और यहां तुर्की का राष्ट्रपति खलीफा वो पहुंचा है उसको वॉरशिप को हैंडओवर करने के लिए। सामान्य बात नहीं है, ये बताता है कि इनके रिश्ते कितने गहरे हैं। और फिर वहां जो उन्होंने बात की कि हमारा तो सदियों का प्यार है, सदियों से हमारी दोस्ती है पाकिस्तान से। सदी कौन सी सदी, और कौन सी सदी से आप मानते हैं पाकिस्तान पैदा हुआ? अभी 80 साल हुए हैं उसको बने हुए, और आप कह रहे हैं सदियों से हमारा रिश्ता है। या तो वो ये कहना चाहते हैं कि भाई जब से सब कॉन्टिनेंट में मुसलमान आए तब से हमारे संबंध अच्छे हैं उसके साथ। ये लेकिन सुना भी दीजिए जरा थोड़ी सी क्या बोल रहे थे ये। Kökleri ortak tarihimizin derinliklerine uzanan ve asırlar boyunca sınanarak bugünlere gelen Türkiye-Pakistan dostluğu Allah'ın izniyle kıyamete kadar devam edecek, serpilecek, güçlenecektir. समीर जी, ये रिश्ता क्या कहलाता है? यही है कि भाई भारत तो किस तरीके से घेरा जाए, और जिस तरीके से तुर्की पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़ा है, और जिस तरीके से अभी आपने बताया कि भाई वहाँ के प्रमुख आदमी हैंडओवर करने के लिए आ रहे हैं, तो ये बता रहा है कि किस तरीके से भारत के खिलाफ एक रणनीति इनकी बनाई जा रही है। पाकिस्तान को वो खुलकर समर्थन दे रहा है, ये जानते हुए कि पाकिस्तान कितना बड़ा आतंक का एक्सपोर्ट करता है। अब मुझे लगता है कि दुनिया को भी समझना चाहिए कि किस तरीके से भारत के खिलाफ पाकिस्तान, अभी तो लीबिया भी गए थे वो मदद मांगने, दूसरे मुस्लिम कंट्री गए, अभी कल ही समीर जी रोकूंगा आपको। इस वक्त योगी आदित्यनाथ जो है वो बोल रहे हैं, एक बार सुनते हैं। इन मामलों में खास तौर पर जो मुझे इस सदन का ध्यान आकर्षित करना था, जिसमें से 77 आरोपियों को अब तक प्रदेश के अंदर गिरफ्तार किया जा चुका है, और अन्य लोगों की गिरफ्तारी, अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी हो रही है। इस पे कार्रवाई हमारी आगे बढ़ रही है। जहां पे अवैध इसका इलीगल डाइवर्जन की बात सामने आई है, भंडारण की बात आई है, उनसे जुड़े हुए जो प्रमुख मामले सामने देखने को मिले हैं, उनमें एक वाराणसी में सैली ट्रेडर है, सहारनपुर का एबॉट हेल्थ केयर है, गाजियाबाद दिल्ली में लेबोरेट फार्मा, ये इससे जुड़े हुए हैं कानपुर में लेबोरेट फार्मा व मेडिसिना हेल्थ केयर, और लखनऊ में इदिका और बायोहब, ये इसके जो हैं मुख्य जो होलसेलर हैं या स्टॉकिस्ट हैं। वाराणसी में सैलिटेटर के सोहम जायसवाल, भोला प्रसाद जायसवाल, आकाश पाठक, एबॉट हेल्थ केयर के विभोर राणा, गाजियाबाद दिल्ली में लेबोरेट फार्मा के सौरभ त्यागी, अभिषेक शर्मा, विशाल उपाध्याय, पपन यादव और सादात। वाराणसी में शुभम जायसवाल का जो माल है, यानी उसका जो स्टोरेज है, वह मनोज यादव के स्टोरेज का उपयोग करता है, जो इसमें उनके साथ साझेदार है। कानपुर का लेबोरेट फार्मा और मेडिसिना हेल्थ केयर के लिए अवैध व्यापार करने वाले
विनोद अग्रवाल और शिवम अग्रवाल का भी इसमें नाम है। लखनऊ के भी मनोहर जायसवाल और बायो हब के इमरान इसके मुख्य किंग पिन हैं और इनके खिलाफ हम लोगों ने कोडीन युक्त कफ सिरप के इलीगल डाइवर्जन के मामले को लेके, इलीगल स्टोरेज को लेकर के और उसके कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन न करने को लेकर के यह कार्रवाई एनडीपीएस के अंतर्गत की है, जिसमें 10 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। यह उत्तर प्रदेश के अंदर ये कार्रवाई चल रही है, अन्य जगह कहीं नहीं। भले ही मौत यूपी के अंदर नहीं हुई, लेकिन इलीगल डाइवर्जन का ये मामला है। जो मौत के मामले आए हैं वह सन फार्मा तमिलनाडु द्वारा जो कोल्ड्रिक नाम के खांसी का सिरप बनाया जाता है, जिसके मौत के प्रकरण आए हैं 2-3 राज्यों में, ये वहां से जुड़े हुए हैं। और उसका मैंने पहले ही बताया कि जो मुख्य कारण है कि उसमें डाइथिलीन और ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल की अशुद्धता का मामला उसके कारण हुआ है। ये पूरे प्रकरण में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर भी, इस यूपी में कफ सिरप के हम लोगों ने 1000 से अधिक नमूने अब तक लिए हैं अलग अलग स्थानों पर, और उनके आधार पर हम लोगों ने इस सभी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। महोदय, इस मामले में ये तो हर व्यक्ति जानता है कि माफिया से संबंध किसके हैं। मान्यवर, हाँ आएंगे ना, उसका कोई स्वागत थोड़ा करने जा रहा है। ये जो भी कार्रवाई हुई है यूपी पुलिस ने की है, और यूपी पुलिस की कार्रवाई में अब मैं आपको नाम भी बता देता हूं। अब सैली ट्रेडर के सोहम जायसवाल का प्रदेश सचिव समाजवादी युवजन सभा और कैंट वाराणसी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अमित यादव से व्यापारिक साझेदार है। यानी जो ये इसका जो यूपी का जो सबसे बड़ा स्टॉकिस्ट है वह शुभम जायसवाल है, और वह व्यापारिक साझेदार है अमित यादव का, जो वाराणसी से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी रहा है। अमित यादव क्या आपका प्रत्याशी नहीं था कैंट वाराणसी से? था, याद कर लीजिए। अरे था, इस समय चुनाव थोड़ा हो रहा है, मैं बता रहा हूं भाई। अमित यादव की फर्म का नाम इसमें, अभी बात सुनो, चलिए, प्रत्याशी नहीं है, मैं कह रहा हूं प्रत्याशी नहीं है, लेकिन ये अमित यादव की फोटो अखिलेश यादव के साथ तो है ना, ये तो है ना, ये तो है ना। नहीं, मेरे साथ है तो मैं इस सदन का सदस्य हूं, मेरे साथ है, क्या आप इसको मानेंगे? क्या इसका मतलब मेरे साथ है तो इसका मतलब एक अखिलेश यादव उस मामले में इन लोगों को बचाव नहीं कर रहे हैं? इसीलिए मैं कह रहा हूं ये फोटोग्राफ्स इस बात को बताता है। अरे सुनिए, ये फोटोग्राफ्स इस बात को बताता है, ये फोटोग्राफ्स इस बात को बताता है कि अमित यादव समाजवादी पार्टी के युवजन सभा से जुड़ा हुआ है, आपका पदाधिकारी है, और आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। अरे हर बात का जवाब डायरेक्ट थोड़ी देते हैं। जब आप बोल रहे थे तो इधर से कोई बोला, जब आप लोग बोल रहे थे तो इधर से कोई बोला, तो हम लोग आप जब बोल रहे थे कोई बोला नहीं। प्लीज भाई, माननीय अध्यक्ष जी, जब आप ये लोग बोल रहे थे, जब आप बोल रहे थे तो इधर से कोई भी नहीं बोला ना। दूसरा, सुनिए उसको, महोदय, दूसरा कुछ भी बोलेंगे तो वो नहीं। मिलिंद यादव, सुन लीजिए भाई, सच हमेशा कड़वा होता है। देखिए, सच कड़वा होता है, आप सच को सुनने के आदी नहीं हैं, ये हम भी जानते हैं। इसीलिए कफ सिरप की इलीगल डाइवर्जन और उसके अवैध तस्करी में आपसे जुड़े हुए नेता लिप्त हैं।
कार्रवाई कर रहे हैं ना, करेंगे ना, आपसे पूछ के नहीं हमारी कार्रवाई हो रही है। हमारी कार्रवाई का आधार उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन है और उत्तर प्रदेश सरकार उसी आधार पर अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। दूसरा मिलिंद यादव जो सोहम जायसवाल का ही व्यापारिक साझेदार है, मिलिंद यादव के फोन नंबर सैली ट्रेडर के ड्रग लाइसेंस और जीएसटी रजिस्ट्रेशन में अंकित हैं। नोट करिए। अमित यादव, अरे सुन तो लो पहले। अरे करेंगे कार्रवाई करने के लिए हमें आपसे थोड़े पूछना है। टोका टोकी नहीं होना चाहिए अध्यक्ष जी। अरे करेंगे कार्रवाई, बोलने तो दो, पूरी बात आने दो। अमित यादव, नोट करो, अमित यादव और मिलिंद यादव के खातों से शुभम जायसवाल और उसकी पत्नी के खातों से लेन देन भी आए हैं। इल्लीगल ट्रांजैक्शन के मामले भी सामने आए हैं। इसके अतिरिक्त ये कौन लोग हैं आप इसको भी डिनाई करिए। मनोज यादव, राजीव यादव, मुकेश यादव, ये भी फर्जी फर्म और लाइसेंस बना करके इनके द्वारा भी इस पूरे मामले में इल्लीगल डाइवर्जन में ये लोग भी लिप्त हैं। प्रदेश सचिव समाजवादी यूनियन सभा अमित यादव, सुनिए पहले भाई, सुन तो लीजिए, फिर वही सच्चाई फिर आपको कड़वी लगने लग जाएगी। अरे सुन तो लो पहले। अरे टोका टोकी बैठिए। यहां अभी आप लोग आपका ये पदाधिकारी तो कोई नहीं बोला ना, बैठिए। अभी हाल ही में सुनिए यही अमित यादव दुबई की यात्रा भी किया है 24 में। दुबई की यात्रा सोहम जायसवाल के ही उससे गया है और ये उसी की यात्रा में वहां पे गया है। अभी मैं उस पे भी आ रहा हूं। विभोर राणा को लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। आलोक सिपाही है पक्का सफाई, ये भी तय है। अखिलेश यादव के साथ उसके फोटो हैं कि नहीं है? हैं कि नहीं है? हमने बर्खास्त किया है। देखिए, हमारी सरकार ने बर्खास्त किया है, हमने उसको बर्खास्त किया है, लेकिन अखिलेश यादव को कुछ गिफ्ट दे रहा है। ये फोटो भी जारी हुई थी ना, ये फोटो भी आपने देखी होगी। इसके अलावा, अरे सुनो भाई, इसके अलावा और कुछ आपको सुनना है तो हम आपको और भी चीजें दे देते हैं। मान्यवर, ये प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जो भी कार्रवाई हुई है, उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने इस इल्लीगल डाइवर्जन को हम लोगों ने एनडीपीएस के अंतर्गत लेकर के इस पे प्रभावी कार्रवाई की है और हमारी कार्रवाई वर्तमान में प्रचलित है। हमने पहले भी कहा 77 अभियुक्तों को हम अब तक गिरफ्तार कर चुके हैं। कोई भी बचने नहीं पाएगा। जो भी अपराधी होगा, ये तो मैं जानता हूं आपकी पीड़ा को, क्योंकि जब सरकार की कार्रवाई अपने अंतिम उस तक जाएगी तो आप में से बहुत सारे लोग फतिया पढ़ने के लिए जाएंगे वहां। तो आपको फतिया पढ़ने के लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। इसके लिए महोदय, हम लोगों ने एक एसआईटी गठित की है। प्रदेश के आईजी कानून, लॉ एंड ऑर्डर की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसमें यूपी पुलिस और एफएसडीए के अधिकारी भी शामिल हैं पूरे प्रदेश भर में। और इसमें कार्रवाई हमारी निरंतर चल रही है और जो भी इसमें दोषी होगा, इसमें हमें कार्रवाई करने में कोई संकोच नहीं होगा। अब तक हमने कार्रवाई भी की है और माफिया के खिलाफ कार्रवाई कैसे होती है, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से अच्छा कोई दूसरा उसका जो है जानकार नहीं होगा। समाजवादी पार्टी तो उसके बारे में बहुत अच्छी तरह पहले से परिचित है कि कैसे माफिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और समाजवादी पार्टी की तड़पड़ाहट वह हम उसके माध्यम से समझ सकते हैं।
और मैं सदन को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि इस मामले में जो भी अपराधी होगा उस अपराधी के खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई होगी उत्तर प्रदेश सरकार उतनी सख्त कार्रवाई करेगी। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी से इस बारे में जरूर कहूंगा कि वह गुमराह करना छोड़े। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी इससे संबंधित मौत के प्रकरण सामने अभी तक नहीं आए हैं और इस पे कार्रवाई हमारी सरकार ने किया है। आपकी सरकार ने उन्हें लाइसेंस दिया था उनके इल्लीगल गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए। समाजवादी पार्टी की सरकार ने 2012 से 16 के बीच में सारे इल्लीगल कार्यों को आगे बढ़ाया था। योगी जी विधानसभा में बोल रहे थे और उन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं अखिलेश यादव पर, समाजवादी पार्टी पर। उन्होंने कहा ये जो कफ सिरप को लेकर हंगामा खड़ा किया जा रहा है, पहले तो इससे कोई मौत नहीं हुई है यहां पर यूपी में, और दूसरा इसका जितना भी बड़ा नेटवर्क है सब समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी चला रहे हैं। सबसे बड़ा स्टॉकिस्ट कोडीन सिरप का, जिसको तस्करी को लेकर हंगामा है, उन्होंने बताया कि ये सपा का आदमी है। फोटो दिखाई कि अखिलेश यादव की एक ऐसे व्यक्ति के साथ फोटो है। फिर एक सिपाही जो पकड़ा गया था, उन्होंने कहा ये सिपाही है लेकिन पूरा सपाही है। तो वो क्योंकि आरोप अखिलेश यादव की तरफ से लगाया गया था योगी जी के ऊपर कि सरकार के नजदीक जो लोग हैं वो लोग जो हैं इस सारे गोरख धंधे में वो शामिल हैं। त्रिपाठी जी, देखिए मुझे लगता है कि पिछले लंबे समय से समाजवादी पार्टी जिस तरह से घेर रही थी और उसकी वजह से सरकार यानी योगी आदित्यनाथ की छवि पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। हर कोई ये कह रहा था भाई कुछ लोगों को क्यों बचाया जा रहा है, कुछ लोगों को सरकार क्यों संरक्षण दे रही। आज योगी आदित्यनाथ पूरी तैयारी के साथ थे। वो नामों को लेकर आए जो समाजवादी पार्टी में कहीं पदाधिकारी रहा, कहीं कुछ रहा। वो आलोक सिंह सिपाही जो है उसका घर जो है वो तो गजब ही है। वो कोठी तो ठीक है, अभी के समय ही उसकी जब्ती हुई है, जो कुछ हुआ भी हुआ। अब सवाल यह है कि जनता के बीच में इन दोनों की कही बात का मैसेज कैसा जाएगा, क्योंकि ये खूब चला। ये मतलब पहली बार इस सरकार में कोई इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ कि कोडीन कफ सिरप को लेकर यह आरोप लगने लगे कि भाई बहुत से लोग इसमें सरकार में भी। अब फोटो पर भी उन्होंने जवाब दिया कि भाई फोटो तो किसी के साथ भी किसी की आ सकती है। नहीं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। योगी जी ने कहा कि ये मेरी फोटो जब ये दिखाई फोटो की अखिलेश यादव की एक आरोपी के साथ है, तो उन्होंने कहा मेरी फोटो तो इनके साथ भी है, योगी जी के साथ भी है। उसका जवाब दिया उन्होंने कि मतलब ये इसका मतलब बचाव भी कर रहे हैं ना अपना। नहीं, ये तो देखिए आज निश्चित तौर पर ये पूरा योगी जी का जो ये वाला भाषण था, सरकार के ऊपर कफ सिरप के मामले में जो नेटवर्क, जो उसमें मिलावट जहर वाला नेटवर्क, उसको लेकर जो जितना बड़ा साम्राज्य, उसमें माफिया, उसमें अपराधी, उसमें करप्शन, सब पर वो जवाब दे रहे थे। और जाहिर है जवाब जब देते तो थोड़ा डिफेंस तो दिखता ही है। अब सवाल ये कि इस पर कार्रवाई भी आगे हो, मतलब मूल मुद्दा तो होनी ही चाहिए। वैसे हो रही है, जो बहुत सी चीजें योगी जी ने बताई, लेकिन अभी बहुत सी कार्रवाई होनी बाकी है जिसको प्रदेश के लोग कहा उन्होंने, ये भी कहा कि बुलडोजर चलाऊंगा तो फिर उस वक्त मत चिल्लाना। निश्चित रूप से योगी जी ने बहुत साफ सुथरे तरीके से और बहुत अच्छे से जवाब दिया। जो अखिलेश यादव लगातार आरोप लगा रहे थे, वो मध्य प्रदेश से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। मध्य प्रदेश में तो छिंदवाड़ा में बच्चे मारे गए थे, यूपी में ऐसी कोई घटना नहीं घटी। उसके बाद भी योगी जी ने तमाम तथ्यों के साथ आज जवाब सदन के अंदर दिया और कार्रवाई जारी है। मुझे लग रहा है जो भी इस तरीके से अवैध धंधे में लिप्त होंगे, और योगी जी ने बताया कोई बचेगा नहीं, सिपाही को हमने बर्खास्त कर दिया है, जरूरत पड़ेगी तो बुलडोजर भी चलाएंगे योगी जी। लेकिन है मतलब जब भी होता है विधानसभा में, अब पता नहीं अखिलेश जी क्योंकि दिखे तो नहीं थे कि नहीं थे, लेकिन जब भी नाम लिया गया तो अखिलेश जी माफ कीजिएगा, सॉरी मेरे अचानक ध्यान से निकल गया। अखिलेश जी तो शिवपाल जी पर लेकिन सामने से बड़ा शोर हुआ। माता प्रसाद जी, मैं कई बार कहता हूं कि रणनीतिक तौर पर अखिलेश का निर्णय था। जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो मैंने कहा वो ठीक निर्णय था, लेकिन उनको रहना यूपी विधानसभा में चाहिए था। आपको मुख्यमंत्री के बड़ा नेता बन सकते हो। अभी 27 के लिए कितना अच्छा होता वो आमने सामने जवाब, वो एक्स पर लिखना और विधानसभा के भीतर बात करना, दोनों में बहुत फर्क होता है। नहीं तो यूपी में अब चलिए, अब बात हो रही है तो कि यूपी के चुनाव की बात चलिए, फिर हम इस बहाने कल कर लेंगे आपसे उत्तर प्रदेश की राजनीति की चर्चा जब करेंगे। आज समय इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया समीर जी, प्रोफेसर रागी जी आपका, विजय जी, हर्षवर्धन जी, बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं कहानी कुर्सी के 1 बजे।